Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा चैप्टर 5 किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक के वर्कशीट को कंप्लीट है ना। फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, मैच्ड कॉलम्स हो सकते हैं, एमसीक्यूज हो सकते हैं, है ना। क्वेश्चंस तो परमानेंटली फिक्स्ड हैं, वो तो रहेंगे, लेकिन कभी मैच्ड कॉलम्स तो कभी ट्रू एंड फॉल्स, ये सब का मैं चेंजेस करती रहती हूँ। बाकी हमें तो प्रैक्टिस से मतलब है, क्योंकि हमें सब आता ही है। तो फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए। क्या है हमारे सामने, ओहो ट्रू फॉल्स आ गया है, तो जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दो। जब ट्रू फॉल्स आ ही गया है तो इसी बात पे क्या करना है, आपको लाइक शेयर कर देना है। फटाफट से लाइक एंड शेयर कर दो। कर दिया लाइक शेयर, चलो। क्षत्रिय वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल, है ना। जो क्षत्रियज हैं उनको क्या करा जाता था, ऐसा मतलब कहा जाता था कि वो बैटल फाइट करने के काम आएंगे, है ना, और उनका काम रहेगा लोगों को प्रोटेक्ट करना। क्या क्षत्रिय लोगों की, राजाओं की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी, जो भी क्षत्रिय थे, कि उनको बैटल लड़ना है और लोगों को प्रोटेक्ट करना है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, बताइए। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? बताइए। क्षत्रियस का काम बैटल लड़ना और लोगों की रक्षा करना, ये रहता था। आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू होगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी क्षत्रियस की। शूद्रास वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स। शूद्रा, है ना, जो शूद्र कैटेगरी के लोग थे, उनको क्या, वो उनका क्या काम धंधा रहता था? फार्मर हो सकते थे, हर्डर्स हो सकते थे, या ट्रेडर्स। सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है, बताओ। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो अगर मैं बताऊं आपको कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो कैटेगरी थी शूद्र नहीं थी, है ना, जो फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर रह सकते थे, तो ये वैश्यास की कैटेगरी थी, ठीक है, शूद्र की नहीं थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। चलो। About 2500 years ago, some जनपथ्स became more important than others and were known as महाजनपदास। लगभग 2500 सालों पहले कुछ जो जनपद थे, क्या बन गए थे? अब वो इंपॉर्टेंट बन गए थे, है ना, पावरफुल बन गए थे। उनको क्या, महाजनपद हम कहने लग गए थे। तो क्या ये सही है या गलत है, बताइए। क्या ये सही बात है, ये हमने जो है चैप्टर में पढ़ा है, या इसमें कुछ मिस्टेक है? तो अगर कुछ गलत है तो आप क्या लगाएंगे? फॉल्स लगाएंगे, ठीक है। चलिए। क्या होगा आंसर? ट्रू है, बिल्कुल सही बात है।
कुरु बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स, है ना। जो कुरु था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट महाजनपद रहा है ना, लगभग 200 सालों में ही बन गया था इंपॉर्टेंट जनपद। तो कुरु था, फॉल्स है या ट्रू है, या इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, या नाम कुरु नहीं था, कोई और दूसरा जनपद था, या कुरु था तो वो इतना पावरफुल नहीं बना था, गलत इंफॉर्मेशन है, ट्रू है या फॉल्स है, बताइए। मैं साइड हो जाती हूँ, नहीं तो रीड करने में प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, है ना। चलो क्या होगा फटाफट से बताइए। क्या होगा आंसर हमारा, ये फॉल्स हो जाएगा, कुरु नहीं था। कुरु नहीं था तो कौन सा था वो आप मुझे बताओ। मैनी रिवर्स सच एज द गंगा एंड सोन फ्लोट थ्रू मगध। बहुत सी रिवर्स हैं, जैसे गंगा हो गई या सोन हो गई, सोन नदी, ये मगध से बहती थी, मगध से होते हुए जाती थी, बहती थी मतलब। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, बताइए। इज इट ट्रू और फॉल्स? Many rivers such as the Ganga and Son flowed through Magad. सही है या गलत है? तो मगध के बारे में हमने पढ़ा था कि मगध क्या था, एक बड़ा ही पावरफुल जनपद था, है ना, बहुत ही दमदार पावरफुल जनपद था। ठीक है, जनपद क्यों था, फॉरेस्टेड एरिया था, बड़ी नदियां वगैरह बहती थी, आयरन ओर भी था। तो अगर हम बात करें नदियों की तो क्या यही रिवर थी, तो आंसर ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल यही रिवर थी, गंगा और सोन, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये आपका 5 ट्रू एंड फॉल्स है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड। कौन सी वुमेन्स की बात हो रही, किन की बात हो रही है ना, जिनको आप मतलब उनको जबरदस्ती नहीं पकड़ाया जाता था ना कैप्चर किया जाता था, किन की बात हो रही है। डैश वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड, क्या होगा आंसर? कौन सी वुमेन्स थी, कहाँ की वुमेन्स थी जहाँ पे ऐसा था कि औरतों को ज़बरदस्ती नहीं की जाती थी, ना उन्हें ज़बरदस्ती कैप्चर किया जाता था, कौन सी जगह के बारे में बताया जा रहा है? या आपके चैप्टर के एंड में जो डिस्क्रिप्शंस दी ना, इन्फॉर्मेशन बॉक्स में जो दी रहती है, उसी में से है, बताओ फिर। इतना मैंने इतना बड़ा हिंट दे दिया ताकि आपको याद आ जाए। क्या होगा आंसर? वज्जी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? वज्जी वुमेन। हम वज्जी संघ के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, वज्जी संघ के बारे में हमने देखा था, तो वहाँ की खासियत बताई जा रही थी। तो वहाँ पे ये भी बताया जा रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जगह थी, बहुत ही अच्छा संघ था, बढ़िया था। वहाँ पे औरतों को ज़बरदस्ती नहीं की जाती थी ना, ज़बरदस्ती कैप्चर किया जाता था। ठीक है, राजगृह प्रेजेंट डे राजगीर इन डैश वॉज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स। राजगृह जिसको प्रेजेंट डे हम राजगीर कहते हैं, इन मतलब कहाँ है वो आपको जगह बतानी, डैश वॉज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर, जो मगध की कैपिटल रही है काफ़ी सालों तक। राजगीर जो है मगध की काफ़ी सालों तक कैपिटल रही है। तो ये राजगीर है, कहाँ है? इन बोला है ना, इन वेयर, तो कहाँ पे? यूपी में है, एमपी में है, कहाँ पे? मतलब मैंने ऐसे बताया आपको कि मैं ये नहीं कह रही यूपी या एमपी में ही है, लेकिन इन मतलब कौन सी जगह पे है, अभी प्लेस पे वो बताना है आपको। बताओ फटाफट से। बिहार पे। ठीक है, दिगा निकाया अ फेमस डैश बुक। दिगा निकाया फेमस, कौन सी फेमस बुक थी, कौन से रिलीजन की फेमस बुक थी? दिगा निकाया कौन सी फेमस बुक थी, जल्दी बताइए। दिग्गा निकाया कौन सी फेमस बुक थी? क्या होगा आंसर? बुद्धिस्ट। ठीक है, बुद्धिस्ट बुक थी। डैश वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास, परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड रिसीव गिफ्ट्स, है ना। किन का रोल था कि उनको क्या करना है, स्टडी करना है और टीच करना है वेद को,
है ना, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करना है और गिफ्ट्स उन्हें मिलते थे। किसका रोल था? जो वेद वगैरह पढ़ने का काम करते थे, सिखाने का काम, पढ़ाने का काम करते थे, जो सेक्रीफाइस यज्ञ वगैरह करने का काम करते थे और उसके बदले उन्हें गिफ्ट्स वगैरह मिलते थे। तो कौन थे वो? ये तो ईजी है, ये तो बहुत ईजी है। क्या होगा आंसर? क्या हो जाएगा आंसर? कौन हो जाएंगे भाई? प्रीस्ट, है ना, ब्राह्मण्स, प्रीस्ट, इन्हीं का रोल था। अगर यहाँ पे बोला जा रहा है जो स्टडी कर सकते हैं, जो पढ़ा सकते हैं, तो ऑब्वियसली भाई बड़े बड़े लोग जो सेक्रीफाइस कर सकते हैं, सेक्रीफाइस मतलब यज्ञ वगैरह करवा सकते हैं और जिसके बदले उन्हें गिफ्ट्स मिलते थे, तो कौन थे वो? ब्राह्मण्स। अराउंड 3000 ईयर्स अगो सम मैन बिकेम रिकॉग्नाइज एज डैश बाय परफॉर्मिंग बिग सेक्रीफाइसेस, है ना, लगभग 3000 सालों पहले कुछ मैन क्या मानने लग गए, क्या इनको क्या बोलने लग गए लोग? डैश बाय परफॉर्मिंग बिग सेक्रीफाइसेस, क्योंकि ये बड़े बड़े जो है यज्ञ वगैरह सेक्रीफाइसेस करते थे, है ना, जिसके कारण इन्हें लोग क्या बोलने लग गए थे? क्या होगा आंसर? क्या बोलने लग गए थे, बताइए। राजाज, ठीक है, क्योंकि ये लोग क्या करने लग गए थे? सेक्रीफाइस परफॉर्म करते थे, जैसे अश्वमेध सेक्रीफाइस की हम बात करें, और क्या बन जाते थे? पावरफुल बन जाते थे, ठीक है, और क्या मानने लग गए थे खुद को? क्या बोला जाता था इनको? कि ये क्या है? राजा है, ठीक है। चलो, प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल्स इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ डैश ऑन द किंग। जो ब्राह्मण से उनका काम ही रहता था कि ये जो यज्ञ वगैरह करवाना, जो भी रिचुअल्स है उनको कंप्लीट करवाना, है ना, तो स्प्रिंकल यानी छिड़कना। तो राजा पे क्या छिड़कते थे वो? क्या छिड़कने का काम करते थे राजा पे, बताइए। क्या छिड़कते थे राजा पे? जैसे होता है ना, छिड़का जाता है कि हम छिड़कते पानी, तो वाटर, कैसा वाटर? चलो मैंने आपको हिंट दे दिया, वाटर, तो कैसा वाटर? सेक्रेड वाटर, पवित्र पानी छिड़कते थे राजा पे, ठीक है, स्प्रिंकल करते थे। डैश वर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर, है ना। डैश वर, किन की बात हो रही? किन को रेगुलर सैलरीज मिलती थी, है ना, डैश वर पेड रेगुलर सैलरीज, और जो जिनको किंग मेंटेन करते थे थ्रू आउट द ईयर, किसकी बात हो रही है, बताइए। क्या होगा आंसर? किनको जो है पेड करते थे, रेगुलर सैलरीज देते थे और जो है मेंटेन करते थे आर्मीज को थ्रू आउट द ईयर, तो क्या हो जाएगा? सोल्जर्स, ऑब्वियसली सोल्जर्स को ही मिलेगी ना। वुमेन दास एंड कामकार्स कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दीज, वुमेन्स हो गई, दास हो गए और कामकार्स हो गए, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे इन दीज। किन की बात हो रही है? किन की बात हो रही है? इन दीज वॉट, किसकी बात हो रही? वुमेन, दास और कामकार्स कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दीज सेक्रीफाइसेस की बात हो रही है या वॉर्स की बात हो रही है? किस पर ये परफॉर्म नहीं कर पाते थे? क्योंकि भाई औरतें, उनका रोल तो वैसे भी काफी ज्यादा ऐसा माना जाता था, इंफीरियर, ठीक है। दास कौन हो गए? स्लेव्स हो गए, कामकार्स, तो किस क्या हो जाएगा? असेंबलीज में, ठीक है, असेंबलीज में। सेक्रीफाइस की बात नहीं हो रही है, असेंबलीज की बात हो रही है, ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने बोला था क्या बोलेंगे, क्या सेक्रीफाइस बोलेंगे। मुझे पता था आप लोग को लगेगा सेक्रीफाइस है, लेकिन हमने देखा था असेंबलीज जो होती थी तो उनमें वुमेन, दास और कामकार्स का रोल नहीं था। क्लियर? बड़े बड़े लोगों का ही रोल था, बड़े बड़े लोग ही, महानुभाव वही आते थे, ठीक है। चलो, अब आपके पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड एट साइट्स ऑफ जनपद इज नोन एज, एक बड़ी ही खास टाइप की जो है पॉटरी मिली थी जनपद में, है ना, जनपद की साइट में। उस स्पेशल टाइप की पॉटरी को क्या कहा जाता था? पोल, डिश पोट, पेंटेड ग्रेवेयर या नन ऑफ दीज? किस टाइप की थी वो, बताइए। क्या बोल रहे थे उसको? पोल थी, डिश पॉट थी, पेंटेड ग्रेवेयर या नन ऑफ दीज?
क्या होगा आंसर? उस स्पेशल टाइप की पॉटरी को जो जनपद में वगैरह मिलती थी उसको क्या बोला जाता था? पोल, डिश पॉट, पेंटेड ग्रेवियर या नन ऑफ दीज? तो हमने देखा था क्या बोलते हैं उनको, पेंटेड ग्रेवियर। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। क्लियर? चलो, हु वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स? किनको जो है फार्मर्स, हर्डर्स और ट्रेडर कहा जाता था, है ना? किनका रूल था कि वो क्या रहेंगे? फार्मर्स रहेंगे, हर्डर्स रहेंगे या ट्रेडर्स रहेंगे? अभी हमने सॉल्व भी किया था ट्रू एंड फॉल्स में और हमारा आंसर फॉल्स था। तो ट्रू क्या था वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था। किनका रोल रहेगा? वैश्यास, चैरियटर्स, राजास या ब्राह्मण्स? बताइए। क्या होगा आंसर? ए, बी, सी या डी? वैश्यास बोलते थे, चैरिटर्स बोलते थे, राजा बोलते थे या ब्राह्मण्स बोलते थे? किनका रोल था? वैश्यास, चैरियटीज, राजास या ब्राह्मण्स? तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या बोलते थे? वैश्यास। ठीक है, किसका रोल रहेगा? वैश्यास का। क्लियर? महाजनपद वज्जी हैड इट्स कैपिटल एट? जो महाजनपद वज्जी थी उसकी कैपिटल कहाँ है? कौशाम्बी, उज्जैन, वैशाली या तक्षशिला? है ना, महाजनपद वज्जी क्योंकि बहुत ही फेमस जनपद था, बहुत ही पावरफुल और बढ़िया जनपद था जहां पे असेंबलीज होती थी, संघ थे, है ना, औरतों की भी रिस्पेक्ट थी, हमने पढ़ा था इसके बारे में। तो उसकी कैपिटल कहाँ है? कहां पे उसकी कैपिटल थी? कौशाम्बी, उज्जैन, वैशाली या तक्षशिला? बताइए। ये हिस्ट्री में यही है ना कि खूब सारे जो नेम्स रहते हैं फिर उनकी कैपिटल्स रहती हैं, तो थोड़ा सा कोई नहीं, बट यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए तो है, इसीलिए प्रैक्टिस कर करके चीजें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। जल्दी जल्दी से बता दीजिए, तक्षशिला है, वैशाली है, उज्जैन है या कौशाम्बी है? और आजकल आप बोलोगे मैम आप ऑप्शन एलिमिनेट भी नहीं करते कि चलो ऑप्शन एलिमिनेट करो तो हमें कुछ सहारा हो जाए। तो मैं क्यों करूं? शुरू में जब हम पढ़ रहे थे, सिलेबस स्टार्ट कर रहे थे, तब समझ में आता है। अब तो हम सब पढ़ चुके हैं, सब आपको आता है, हाफ ईयरली के एग्जाम्स भी आपने दिए हैं, तो अभी क्यों मैं एलिमिनेट करूं? क्या होगा आंसर हमारा? वैशाली या तक्षशिला? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा वैशाली। ठीक है, चलो। फोर्थ, हु वॉज द कंपेनियन ऑफ राजा इन द बैटलफील्ड? है ना, कौन जो है युद्ध के मैदान में, बैटलफील्ड में राजा का कंपेनियन रहता है? कौन है जो राजा के साथ रहता है, कि परस्पर राजा का साथ देता है? वो राजा की हार, राजा की जीत, हर चीज को बहुत अच्छे से देख पाता है क्योंकि पूरे टाइम राजा के साथ रहता है बैटलफील्ड में। इतना बड़ा हिंट दे दिया, कंपेनियन यानी साथ में। मैन, चैरियटर, राजा या ब्राह्मण? क्या होगा आंसर? जल्दी से बताइए। Who was the companion of राजा in the battlefield? कौन रहता है? मैन रहता है, चैरियटर, राजा या ब्राह्मण? अच्छा, राजा का कंपेनियन खुद राजा ही रहेगा। हाँ, हम बोलते ना कि हम कभी अकेले नहीं, हम ही हैं हमारे दोस्त। तो हम यहाँ पे कुछ फिलॉसफी, साइकोलॉजी तो सीख नहीं रहे हैं, जो है बिल्कुल सीधी साफ बात करनी है। तो हम राजा क्यों बोले भाई? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। मैन, ठीक है, मैन रहता है, तो कौन सा मैन हमें ये बताना है, हम ये थोड़ी बोल देंगे आदमी। कौन सा आदमी हमें बताएंगे? तो चैरियटर है, ब्राह्मण है, बी होगा या डी होगा? फटाफट से बता दीजिए क्या होने वाला है, चैरियटर या ब्राह्मण? बताओ क्या होगा आंसर? चैरियटर होगा या ब्राह्मण होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली चैरियटर। रथ चलाने वाला, जो रथ चलाता है वो राजा के आगे रहता ही है, वही तो है राजा को लेके जाता है युद्ध के मैदान में। राजा के साथ क्या हो रहा है, कौन अटैक कर रहा है, राजा ने कितनों को मारा, कितनी चोट राजा को लगी, हर चीज का साक्षी, हर चीज के साथ परस्पर कंपेनियन बनके रथ चालक, चैरियट यानी रथ होता है, रथ को चलाने वाला चैरियट, सारथी जिसे बोलते हैं, है ना। जैसे महाभारत में कौन बने थे सारथी? अर्जुन के सारथी कृष्ण भगवान थे जो रथ चला रहे थे। अब अर्जुन के साथ पूरे टाइम कृष्ण भगवान थे ना, तो क्या हो गए? कंपेनियन हो गए। क्लियर हुआ? तो राजा का कंपेनियन कौन रहेगा? रथ चलाने वाला। याद आया? मैंने पढ़ाया भी था। चलो, Who was the central figure in अश्वमेधा रिचुअल? जब अश्वमेधा रिचुअल होती थी, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ होता था, किया जाता था, है ना, तो क्या बोला जा रहा है? कौन सेंट्रल फिगर है, कौन इंपॉर्टेंट रहता है ना, कौन है जो इंपॉर्टेंट रहता है? मैन, वुमेन, राजा या ब्राह्मण? Who was the central figure in अश्वमेधा रिचुअल? कौन है अश्वमेधा रिचुअल का जो इंपॉर्टेंट सेंट्रल फिगर रहता है? मैन, वुमेन, राजा या ब्राह्मण? बताइए फटाफट से। ए, बी, सी या डी?
हु वॉज द सेंट्रल फिगर इन अश्वमेधा रिचुअल? मैन, वुमेन, राजा या ब्राह्मण? क्या लगता है कौन होगा सेंट्रल फिगर, जो बिल्कुल मेन, जिसको फुटेज मिलती होगी, मेन इंपॉर्टेंस जिसे दी जाती होगी? तो अंडरस्टूड है राजा भाई, क्योंकि ये रिचुअल राजा के लिए ही हो रहा है। तो जिसका बर्थडे है, जिसके लिए कथा हो रही है, जिसकी शादी है ना, या जिसके घर का इनॉग्रेशन है, या जिसके लिए पार्टी, तो ऑब्वियसली वही सेंट्रल फिगर होगा ना। उसी को तो जाके सब कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, उसी को सब देखेंगे कि अरे वाह भाई, इसका बर्थडे है, या इसकी शादी है, या इसकी बारात है ना, या इसके लिए कथा है, व्हाटएवर, है ना। तो सेंट्रल फिगर अश्वमेधा रिचुअल में राजा रहता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है राजा पे जो है प्रीस्ट जो क्या करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं सेक्रेड वाटर, वो जो बाकी राजा है वो बैठे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो राजा पावरफुल हो गया होता है ना, अश्वमेध सैक्रिफाइस करवा के। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी है, राजा। सिक्स क्वेश्चन, इन महाजनपद हर्डर्स हैड टू पे टैक्स इन फॉर्म ऑफ। महाजनपद में हर्डर्स को टैक्स पे करना पड़ता है, किस फॉर्म में टैक्स पे करते हैं? क्रॉप, गुड्स, कैपिटल, एनिमल्स, है ना। महाजनपद में अगर हम बात करें तो हर्डर्स क्या करते हैं? हर्डर्स हैड टू पे टैक्स इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में हर्डर्स टैक्स पे करते हैं? क्रॉप के फॉर्म में, गुड्स के फॉर्म में, कैपिटल, एनिमल्स। आपको किस चीज पे फोकस करना है? ये जो टर्म है हर्डर्स, इस पर आपको फोकस करना है। कौन सा टर्म है? हर्डर। हर्डर मतलब क्या होता है? जो पशु पालने का काम करता है, पशुपालन का काम करता है। तो अब जो जानवरों को पालने का काम करेगा, जिसकी डीलिंग पूरे टाइम जानवरों के साथ ही रहेगी, तो अब बताइए कि उसका रोल किसके साथ रहेगा? वो किसको मैनेज करेगा? क्रॉप, गुड्स, कैपिटल या एनिमल्स? किसका टैक्स देगा, मतलब किसके फॉर्म में? तो ऑब्वियसली अगर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है तो एनिमल के फॉर्म में देगा ना, उसके पास तो एनिमल ही होगा। वही बात है ना कि अगर मेरी शॉप है गारमेंट्स की, है ना, या गारमेंट्स में भी मैं कहूँ मेरे पास मेरी गाउन्स की शॉप है, मैं गाउन्स या सूट्स बेचती हूँ। अब कोई बोलेगा भाई तुम्हें टैक्स पे करना है, अब तुम पैसों से दो या कोई चीज देना चाहो वो दे सकते हो, तुम जो तुम्हारे पास हो। तो मैं क्या करूंगी भाई, पैसा कौन देना चाहे तो मैं अपने शॉप से उठा के सूट्स दे दूंगी या गाउन्स दे दूंगी, तो मेरे पास जो है मैं वही दूंगी ना। अब कोई हर्डर है तो वो क्रॉप्स कहां से देगा? कहां से? उसका काम ही नहीं है क्रॉप्स उगाना, खरीद के लाके देगा क्या? वो क्या करेगा? जो एनिमल्स है वही टैक्स के फॉर्म में दे देता था। ठीक है, तो हर्डर्स की बात करें तो हर्डर्स एनिमल्स को देते थे टैक्स के फॉर्म में। Elephants were captured and trained by the Magad emperor for the purpose of, जो एलिफेंट्स थे जंगलों से कैप्चर किए जाते थे, पकड़े जाते थे। अगर हम बात करें मगध एम्पायर की तो फॉरेस्टेड एरिया था, खूब घना जंगल वाला एरिया था, पानी वगैरह वाला एरिया था। ठीक है, तो घने जंगलों में खूब हाथी भी मिलते थे, जंगली हाथी, मतलब हाथी लोग जंगल के जंगली रहेंगे तो उनको ट्रेन करके यूज किया जाता था। क्या पर्पस था? क्यों ट्रेनिंग दे रहे हैं भाई? उनको सर्कस करवाना है, या जैसे डॉगी की तरह कमांड देनी कि जाओ दूध का पैकेट लेकर आओ, जाओ सिट डाउन, ऐसा कुछ करवाना है, या जंप करना है, ऐसा करेंगे? क्या पर्पस हो सकता है? ट्रांसपोर्टेशन का, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। आर्मी का पर्पस हो सकता है ना, कि आप युद्ध उसमें कर रहे हो, या एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी कराने का। बताइए क्या होगा आंसर? अभी जो पिछले बीते 2 से 3 क्वेश्चन थे उसको तो मैंने बिल्कुल आपको टाइम ही नहीं दिया, खुद ही एक्सप्लेन करके आंसर बताया। अब जल्दी से टाइम लो, जल्दी से टाइम लो, मतलब टाइम लो लेकिन जल्दीबाजी से, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, आर्मी, एग्रीकल्चर, नन ऑफ दीज। क्या होगा आंसर? क्या पर्पस हो सकता है? हमारा आंसर हो जाएगा आर्मी, है ना। वॉर में एलिफेंट्स का यूज होता है, हॉर्सेस का भी यूज होता है, लेकिन अब एलिफेंट्स मिल रहे हैं जंगलों में, बढ़िया, क्योंकि घना जंगल वाला एरिया था ही, तो पकड़ पकड़ के उनको ट्रेनिंग देते थे। एग्रीकल्चर क्यों ही करवाएंगे? कभी देखा है खेती बाड़ी में जो है एलिफेंट का यूज हो रहा है? किसके लिए? आर्मी के लिए। ठीक है, चलो। Why did the rulers collect regular taxes? ऐसी क्या जरूरत पड़ती थी कि जो शासक होते थे, रूलर्स होते थे, वो रेगुलरली टैक्स कलेक्ट करने का काम करते थे? फॉर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, क्योंकि उन्हें बड़े बड़े किले बनाने रहते थे। फॉर मेंटेनिंग बिग आर्मीज, क्योंकि उन्हें बड़ी बड़ी आर्मीज मेंटेन करनी होती थी। या बोथ ए एंड बी, फॉर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स और मेंटेनिंग बिग आर्मीज, या नन ऑफ दीज? जल्दी बताइए क्या होगा आंसर? ए, बी, सी या डी?
देखो, हम बोल रहे हैं रेगुलर टैक्सेस लिया जा रहा है। टैक्स लेना यानी कुछ मेंटेन करना होगा। अब अगर हम बोल रहे हैं जनपद से, महाजनपद से, अच्छे बड़े बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे आपका राज्य है, अब आप क्या करोगे, बड़े बड़े किले बनवाओगे, है ना, क्योंकि महाजनपद बन रहा है। बड़ी बड़ी आर्मी रखोगे, अच्छी बड़ी आर्मी रखा करोगे, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट भी करना है अपने एरिया को, अपनी टेरिटरी को, अपने लोगों को और खुद को भी, है ना। बड़े बड़े किले भी बनवाने हैं, तो जब इतना बड़ा बड़ा सब कुछ करना है, आर्मीज रखनी है ना, बड़े बड़े किले बनाने, तो फंड चाहिए पड़ेगा। पैसा कहां से आएगा, तो पैसा टैक्स के थ्रू आएगा। तो हम कह सकते हैं दोनों ही पर्पस के लिए क्या किया जाता था, टैक्स कलेक्ट किया जाता। तो आंसर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्लियर। चलो, डैश हैड अ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर। इनमें से किसका जो है लार्ज डिपॉजिट हमें मिलता है आयरन ओर का, कहां पे, कौन सी जगह पे आयरन ओर का बढ़िया डिपॉजिट है, खूब भर भर के खदाने हैं, माला, वज्जी, मगध या उज्जैनी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था एक नाम मैंने बताया था, अगर जिसको याद होगा तो फटाफट से बता देगा। मला, वज्जी, मगध, उज्जैनी, क्या होगा आंसर, ए, बी, सी या डी। मल्ला है, वज्जी है, मगध या उज्जैनी, कहां, किस जगह की बात करें। अभी मैंने बताया था ऐसी जगह जहां पर फॉरेस्टेड एरिया है, ऐसी जगह जहां पर खूब बढ़िया नदी, जैसे गंगा, सोन जैसी नदी बहती है ना, ऐसी जगह जहां से हाथी वगैरह भी खूब मिल जाते हैं, और वहां पे लोहे की खदानें भी मिलती है। तो कौन सी जगह, अब याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, मगध की बात हो रही है, ठीक है, मगध। क्यों, जब इतनी अच्छी अच्छी चीजें मगध में थी, इसीलिए ही मगध एक बहुत ही रिच और पावरफुल एम्पायर था, मतलब स्टेट था हम कह सकते हैं, ठीक है, जिसका जो राजा था नंद, काफी ज्यादा बस मदिरा पान में ही डूबा रहता था, मस्तीखोरी में, एंटरटेनिंग पर्पस में यही करता रहता था। क्यों, क्योंकि उसकी वैसे ही टैक्स वगैरह से अच्छी हो जाती थी कमाई, और ऊपर से फ्लोरिश्ड एम्पायर था, ठीक है। तो मगध की बात हो रही है। क्लियर। तो चाहे अच्छे फॉरेस्टेड एरियाज की बात करें, एलिफेंट्स मिलने की बात करें, आयरन ओर की बात करें, गंगा, सोन जैसी नदियों की बात करें, तो कहां का जिक्र आएगा, किस, क्या आंसर रहेगा हमारा, मगध। क्लियर। चलो, Which of the following is not among the four वर्ण, इनमें से कौन सा फोर वर्ण में से नहीं है। हमें क्या चाहिए, नॉट चाहिए। शक्ति, ब्राह्मण, वैश्यास या क्षत्रिय। Which of the following is not among the four वर्ण, इनमें से कौन सा चार वर्णों में से नहीं है। शक्ति नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, वैश्य नहीं है, क्षत्रिय नहीं है। जल्दी बताइए क्या होगा आंसर, ए, बी, सी या डी। शक्ति है, ब्राह्मण है, वैश्य या क्षत्रिय है। नहीं पूछा है, नहीं, ठीक है। चार वर्ण हमने देखे थे, आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताए भी थे कौन से क्या वर्ण सिस्टम है हमारा। तो शक्ति, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय। तो देखो, ब्राह्मण्स तो टॉप पे ही आते हैं, ब्राह्मण्स के बाद आते हैं सेकंड नंबर पे क्षत्रियस, उसके बाद थर्ड नंबर पे वैश्यास आते हैं, फोर्थ पे शक्ति। सही है या क्या नहीं है वो बताना है, क्या नहीं है तो क्या नहीं है, शक्ति नहीं है ना। तो जो नॉट है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्लियर, शक्ति। आया समझ में। तो आपके 10 जो एमसीक्यूज हो गए हैं, फटाफट से क्या कर दीजिए, 10 में से अपना स्कोर बता दीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए। 10 में से अपना स्कोर बता दीजिए और फटाफट से लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलो, आगे बढ़े। अच्छा, शक्ति नहीं है तो फिर कौन सा वर्ण आएगा, शूद्र आएगा, ठीक है। वैसे तो मुझे पता है इजी है, पता ही होगा सबको, बट जो कंफ्यूज होगा तो अब मैं क्या बोलूं, इतने बार वर्ण सिस्टम हमने पढ़ा है। एलेक्जेंडर लिव्ड इन, एलेक्जेंडर कहां रहता था, इंडिया, मैसेडोनिया, तक्षशिला, वेस्ट एशिया, है ना। एलेक्जेंडर कहां रहता था, कहां का था, कहां घर था एलेक्जेंडर का, महल, मतलब घर क्या ही बोलेंगे भाई, राजा हैं तो महल वहल होंगे, बढ़िया बढ़िया किले उनके महल। इंडिया से मैसेडोनिया, तक्षशिला या वेस्ट एशिया। तो इतना तो आपको पता है कि सबसे पहले आप कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, इंडिया वाला, कि मैम इंडिया तो पॉसिबल ही नहीं है, वहां तो नहीं रहता था। मैसेडोनिया हो सकता है, तक्षशिला या वेस्ट एशिया, बताइए।
मैसेडोनिया, तक्षशिला, वेस्ट एशिया। क्या होगा हमारा आंसर? देखो, नो तक्षशिला, नो वेस्ट एशिया, मैसेडोनिया, है ना, मैसेडोनिया से था। ठीक है, चलो। Which of the following aspect best signifies this image fortification wall at कौसम्बी? है ना, मतलब जो कौसम्बी में वॉल दी गई थी, इमेज फोर्टिफिकेशन की इमेज दिखाई गई थी, बड़ी सी अच्छी वॉल बन रही, फोर्टिफिकेशन हो रहा है, किलाबंदी की जा रही है, तो कहाँ की है वो? क्या वो जो वॉल्स के रिमेन्स है कहाँ के? रिमेन्स ऑफ अ वॉल मेड ऑफ ब्रिक फाउंड नियर प्रेजेंट डे इन इलाहाबाद। जो रिमेन्स मिले हैं वॉल के, है ना, जो वॉल किसकी बनी हुई दीवार है? ईंटों की बनी हुई दीवार में। किसकी बनी हुई दीवार है? ईंटों की बनी हुई दीवार है, जो कहाँ मिलती है? प्रेजेंट डे इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। क्या ये सही है? या रिमेन्स ऑफ द वॉल मेड ऑफ स्टोन, ऐसी वॉल्स के रिमेन जो किससे? स्टोन से बने हुए हैं, फाउंड नियर प्रेजेंट डे तिनुस्किया, है ना, जो तिनुस्किया असम के पास है। क्या ये सही है? या जो वो वॉल दिखाई गई है, रिमेन्स ऑफ वॉल मेड ऑफ मड फाउंड नियर प्रेजेंट डे मेसाना, यानी वो मिट्टी से बनी हुई है, मड से बनी हुई दीवार है क्या, जो मेहसाना गुजरात में है? या रिमेन्स ऑफ वॉल जो लकड़ी से बनी हुई है, जो प्रेजेंट डे रायचूर कर्नाटका में मिली है? तो कौन सी दीवार थी जो हमने चैप्टर में पढ़ी थी? फटाफट से बता दीजिए, है ना, जो वॉल कहाँ पे? कौशाम्बी की। कहाँ की? कौशाम्बी की वॉल, कौशाम्बी पर जो वॉल थी, तो वो कौशाम्बी जगह कहाँ की? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, तिनुस्किया आसाम, मेहसाना गुजरात, या रायचूर कर्नाटका। दीवार किसकी थी? ब्रिक की थी, स्टोन की थी, मड की थी, या वुड की थी? बताइए क्या होगा आंसर। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये अच्छा बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, और ऑप्शंस भी अच्छे बड़े बड़े, और ऑलमोस्ट जो है सेम ही है, बट जगहों के नाम बदल गए हैं और जिस मटेरियल से वॉल बनी है वो बदल दिया है। तो अब आपको सही बताना है, बदलते तो रहेंगी चीजें। क्या होगा हमारा आंसर? क्या हो जाएगा? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश ए हो जाएगा, है ना, ईंटों से बनी हुई दीवार थी। इमेज अगर आपको याद आ रही हो चैप्टर की तो कोई भी इजिली बता देगा कि हाँ, ईंटें ईंटें अलग ही दिख रही थी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, कौसम्बी। ठीक है, चलो। वज्जी हैड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? वज्जी में, वज्जी संघ जो था, वहां पे किस तरीके की गवर्नमेंट फॉलो करते थे वो लोग? डेमोक्रेटिक, गण संघ वाली, डायनेस्टिक, या मोनार्किकल? गवर्नमेंट किस टाइप की थी? हमें सरकार बतानी कि किस टाइप की सरकार जो है, एडमिनिस्ट्रेशन उनका चलता था, किस फॉर्म को वो फॉलो करते थे? डेमोक्रेटिक, गण और संघ, डायनेस्टिक, या मोनार्किकल? डेमोक्रेटिक, गण संघ, डायनेस्टिक, या मोनार्किकल? आंसर क्या हो जाएगा? मेरे मुंह से निकल ही गया था, मैंने बोला भी था वज्जी संघ। तो क्या होगा आंसर? गण और संघ बना के रखते थे, है ना, गण और संघ। ठीक है, गण था या संघ? ठीक है, चलो आ गया याद? ओके। Which of the following were settlements in जनपद excavated by archaeologists? अब आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेट किया होगा, तो इनमें से कौन सा सेटलमेंट जनपद का आर्कियोलॉजिस्ट को मिला? पुराना किला दिल्ली, हस्तिनापुर मीरठ, अतरंजी खेरा इटा, ऑल ऑफ दी अबव? या तो इनमें से कोई एक है या सारे हो सकते हैं, बता दीजिए फटाफट से, क्या होगा आंसर? एक है या सारे हैं? ए, बी, सी या डी? पुराना किला दिल्ली, हस्तिनापुर मेरठ, अतरंजी खेरा इटा, या ऑल ऑफ दी अबव? क्या होगा आंसर?
देखो अगर मैं बताऊं आपको तो हमने सारे ही नाम पढ़े थे, सारे ही नाम पढ़े थे। अगर आपको याद आ रहा हो तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो, more than 2300 years ago a ruler named Dash who lived in Macedonia in Europe wanted to become a world conqueror. सेल्यूकस, अलेक्जेंडर, फिलिप वन, पोरस। देखो आपको ये ध्यान रखना है कि 2300 ईयर्स अगो का कौन सा रूलर था, ठीक है, जो मैसेडोनिया में रहता था यूरोप में, जो वर्ल्ड को जीतना चाहता था, जो विश्व विजेता बनना चाहता था, है ना, जो दुनिया को जीतना चाहता था। किस रूलर की बात हो रही है? सेल्यूकस, अलेक्जेंडर, फिलिप वन या पोरस? किस रूलर की बात हो रही है बताइए? 2300 ईयर्स अगो की बात है। कौन सा रूलर? सेल्यूकस था, अलेक्जेंडर था, फिलिप वन या पोरस? वैसे मुझे पता है आप लोग ने तो मतलब लगा ही दिया होगा आंसर, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। क्या होगा हमारा आंसर? अलेक्जेंडर, है ना, सिकंदर, सिकंदर थे वो भाई। क्लियर? चलो, तो 15 आपके एमसीक्यूज हो गए हैं। 15 में से अपना स्कोर बता देना, लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में अपना स्कोर बता देना। नाउ इट्स टाइम फॉर व्हाट? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन 4th है, व्हाई डिड राजास बिल्ड लार्ज एंड टॉल वॉल्स अराउंड द सिटीज? क्या रीजन था? ये जो राजा महाराजा लोग थे अपने शहरों की, अपनी टेरिटरीज के आसपास बड़े बड़े क्या बनाने लग गए थे? बड़े बड़े जो है और अच्छी बड़ी और टॉल लंबी लंबी दीवारें बनाते थे। क्यों बनाते होंगे? शहर है भाई, ठीक है, तो क्या शहरों को कवर कर देंगे क्या बड़ी बड़ी लंबी लंबी दीवारों से? ऐसा क्या आज हम देखते कि शहरों को ऐसे बना रखा है कि अरे यार नहीं कवर कर दूं? क्योंकि आजकल ऐसे अटैक का टेंशन नहीं ना, लेकिन पहले टेंशन रहता था। चलो, the rajas built large and tall walls around the cities in order to show their wealth and power. Moreover, with these huge walls, the kings could easily control the land and the people living inside the fortified areas. है ना, राजास क्या करते थे? बड़ी बड़ी और लंबी लंबी दीवारें बनाते थे। क्या रीजन था? एक तो अपनी वेल्थ और पावर दिखाने के लिए, है ना, कि देखो मेरे पास कितनी धन संपत्ति है, मेरे पास कितना पावर है कि मैं इतनी बड़ा बड़ा अपनी एरियाज को ऐसे कवर कर रहा हूं, बड़ी बाउंड्री जैसा बना रहा हूं, है ना। Moreover, with these huge walls, the kings could easily control the land and the people living inside the fortified areas. अब यहाँ पे ऐसा था कि प्रोटेक्शन पर्पस भी कह सकते हैं, और एक और पर्पस था कि समझ में आ जाए कि भाई ये इतना एरिया हमारा है तो यहाँ की जो जनता है इसको हमें मैनेज करना है, तो इट विल बी इजी फॉर देम, राइट। तो इसीलिए वो लोग क्या करते थे? वॉल्स क्रिएट करते थे, वॉल्स बनाते थे बड़ी बड़ी। क्या पर्पस था? वेल्थ और पावर दिखाने का, और साथ में जनता इजीली कंट्रोल हो पाए जो लोग उस फोर्टिफाइड एरिया के अंदर रह रहे हैं, है ना, और प्रोटेक्शन भी पर्पस है। क्लियर? चलो, शॉर्ट आंसर है तो हम एक आध दो ही एग्जाम्पल से समझा सकते हैं, रीजन से समझा सकते हैं। How did the use of iron plowshare increase production during the age of महाजनपदास? महाजनपदास के टाइम पे क्या आया था? एग्रीकल्चर फील्ड में हम कह सकते हैं दो मेजर चेंजेस आए थे, तो ऐसे ही उनमें से एक आया था, आयरन प्लॉगशेयर का यूज होने लग गया था। किसका? आयरन प्लॉगशेयर का यूज होने लग गया था। वो बोलते ना हल जो ऐसा रहता है, इस तरीके का रहता है, ऐसे जोतने के लिए काम आता है, फिर उसको जुताई होती है, उसके बाद बीज वगैरह डाले जाते हैं, फिर क्रॉप्स उगती हैं, ठीक है। तो क्या फायदा होगा आयरन प्लॉगशेयर से? देखो, the use of an iron plowshare helped to turn over the heavy clay soil which was not possible with a wooden plowshare. This increased the production. अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो जुताई प्रॉपर होनी चाहिए, है ना, अच्छे से खुदाई होनी चाहिए ताकि बीज बिज सके आराम से, ठीक है। तो आयरन प्लॉगशेयर का यूज इसलिए बढ़िया रहा क्योंकि कुछ मिट्टी कैसी होती है, अच्छी गाढ़ी हैवी सी मिट्टी होती है, तो उसको प्रॉपर खोदने के लिए जो कि वुड से नहीं हो पा रहा था, तो आयरन वैसे कितना हैवी भारी सा रहता है, तो उससे खोदने के लिए ज्यादा ईजी था, है ना, जिसके कारण प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ। तो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ यानी खेती बाड़ी अच्छी होगी तो सही रहेगा। क्लियर हुआ? चलो, वेयर डिड अलेक्जेंडर लिव एंड व्हाट वाज हिज एम? अलेक्जेंडर कहां रहता था और उसका एम क्या था? क्या सपना लेकर अलेक्जेंडर जीता था, युद्ध करता था, कॉन्क्वेस्ट पे जाता था? क्या था उसके अंदर सपना? और रहता कहाँ था? अभी 2 बार क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ चुका है। तो कहाँ रहता था अलेक्जेंडर? मैसेडोनिया में रहता था, यूरोप में है जो मैसेडोनिया, ठीक है। क्या उसकी इच्छा थी? मुझे विश्व विजेता बनना है, मुझे दुनिया को जीतना है, मैं सिकंदर, तभी तो उसको सिकंदर कहा जाता था, ठीक है। जीत पाया नहीं था ऑब्वियसली,
Alexander lived in Macedonia in Europe and wanted to conquer the whole world. However, he was able to conquer only parts of Egypt, West Asia and some parts of South Asia. Alexander Macedonia में रहता था जो यूरोप में है और वो दुनिया को जीतना चाहता था and wanted to conquer the whole world. However, he was able to conquer the only parts of Egypt. लेकिन अगर हम बात करें तो इजिप्ट का कुछ ही हिस्सा वो कॉन्क्वेयर कर पाया, ऐसा पूरा जीत ही नहीं पाया वो. वेस्ट एशिया का हिस्सा कुछ कुछ जीता और कुछ पार्ट साउथ एशिया का जीत लिया था उसने. ठीक है, क्लियर हुआ. आया नहीं था हमारे इंडिया में, तो सबसे पहले उसकी पोरस से, जैसे पहले तो अम्बी उनको अपने अंडर ले लिया था, फिर पोरस से युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ हिदायस्पेस, जिसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, बहुत ही फेमस युद्ध था. ऐसा माना जाता है जो कि सिर्फ उन्हीं के रिकॉर्ड्स में, कि ये लोग कहते हैं कि युद्ध जो है अलेक्जेंडर जीत गया था और फिर पोरस से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए, तो पोरस ने कहा था कि जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करेगा. तो ऐसा माना जाता है कि अलेक्जेंडर बहुत खुश हुआ था उनकी बात से और उन्हें छोड़ दिया था कि भाई आप अपना राज्य करिए. लेकिन ऐसा हमारे अकाउंट्स में कहीं भी नहीं लिखा, हम भारतीयों के अकाउंट्स में, हिस्ट्री में कुछ ऐसा नहीं लिखा, वो उनके इसमें लिखा है, हमारे इसमें नहीं है. तो ये सही है, एग्जैक्टली क्या है ये पता नहीं. क्लियर, चलो ये क्लियर हुआ. नेम एंड एक्सप्लेन डिफरेंट ग्रुप्स दैट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड. आपको नाम बताना है और एक्सप्लेन करना है डिफरेंट ग्रुप्स, है ना, जो वैदिक पीरियड के टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, रहते थे. वैदिक काल के टाइम पे ऐसे ग्रुप जो रहते थे, एग्जिस्ट करते थे, उनका क्या करना है, उनके बारे में आपको बताना है. कौन से ग्रुप्स को देखा था भाई? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन फंस गया, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, आंसर तो करना ही है. देयर वर सेवरल ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी एट दैट टाइम. सोसाइटी में, समाज में बहुत से डिफरेंट ग्रुप्स थे. प्रीस्ट एंड वॉरियर्स, फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स, craft person, laborers, fishing folk and forest people. Some priests and warriors were rich, as were soon some farmers and traders. Others, including many herders, craftsmen, laborers, fishermen, huntsmen and gatherers were poor. अब कौन से लोग थे उनके बारे में बात की जा रही है. तो कौन से लोग थे? प्रीस्ट थे, वॉरियर्स थे, फार्मर्स थे, हर्डर्स थे, ट्रेडर्स थे, है ना, क्राफ्ट पर्सन थे, लेबरर्स थे, फिशिंग फोक थे, फॉरेस्ट पर्सन थे. ठीक है. सम प्रीस्ट एंड वॉरियर्स वर रिच. कुछ जो, अगर हम बात करें प्रीस्ट और वॉरियर्स, रिच थे ऑब्वियसली भाई. अगर बात करें पंडितों की, ब्राह्मण्स की, तो उनका तो एक अलग ही रुतबा था सोसाइटी में, समाज में. वो लोग पूजा वगैरह, सेक्रीफाइसेस, ये सारी चीजें कराने का काम करते थे, तो इनका नाम था, है ना, कि स्टेटस उनका अच्छा ऊंचा था, वो रिच भी थे. वॉरियर्स वही जो हम राजा वगैरह क्षत्रिय लोग, वो भी अच्छे रिच थे. एज वर सम फार्मर्स एंड ट्रेडर्स, और कुछ फार्मर्स और ट्रेडर्स भी थे. अदर्स इंक्लूडिंग मैनी हर्डर्स, जैसे अगर किसी की बात करें हम अदर ग्रुप की, तो हर्डर्स हो गए, क्राफ्ट्समैन हो गए, लेबरर्स हो गए, फिशरमैन, हंट्समैन एंड गैदरर्स. ये बड़े गरीब लोग थे. ये लोग कैसे थे? पुअर कैटेगरी में आते थे. ठीक है, क्लियर हुआ. तो अगर हम बोलें जो अच्छे स्टेटस के लोग थे, तो कौन से हो गए? ब्राह्मण्स, प्रीस्ट की हम बात करें, वॉरियर्स की बात करें, इवन कुछ फार्मर्स और ट्रेडर्स भी. ठीक है, चलो. हु वर द ग्रुप who could not participate in the assemblies of the gunners, है ना, जब गन्स की असेंबली होती थी तो कौन से ग्रुप थे जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे इन असेंबलीज में? कौन से ग्रुप को पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं था इन असेंबलीज में? कौन से ग्रुप थे? बताइए फटाफट से, बताओ कौन से ग्रुप्स होंगे? वुमेन्स थी क्या? दास थे, कामकार्स थे, या शूद्रास थे, क्षत्रियास थे? किन की बात हो रही है? देखो, द ग्रुप हु कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द असेंबलीज ऑफ द गन्स वर वुमेन, दास और कामकार्स. ठीक है, याद कर लेना कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था. तो कौन नहीं कर सकता था? वुमेन नहीं कर सकती थी, दास नहीं कर सकते थे और कामकार्स. क्लियर, चलो. How did the kingdoms contribute to the overall history of the early republic? कैसे जो kingdoms है contribute कर पाते to the overall history of the early republic? overall हो गया. कैसे kingdoms, है ना, राज्य कैसे contribute करते हैं? इनका क्या रोल है, क्या महत्व है, क्या इनकी भागीदारी रही है बेसिकली? चलो.
The kingdoms played a crucial role in shaping the history of the early republic. They contributed to the political, economic, and cultural development of the region. The rise and fall of these kingdoms influenced the balance of power and the emergence of new dynasty. Their legacies continue to have an impact on the historical narrative of the early republic. इनकी इंपॉर्टेंस बतानी है तो क्या बोला जा रहा है, जो किंगडम्स थे बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, है ना, इन शेपिंग द हिस्ट्री ऑफ द अर्ली रिपब्लिक। जो हमारा देश जो इतिहास रहा है उसको शेप में लाने में इनका एक बड़ा ही अहम रोल है। दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द, इन्होंने बहुत सी चीज़ों में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, चाहे हम राजनीतिक तौर पे कहें, आर्थिक तौर पे राजनीतिक यानी जो चलता है ना एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल, और इकोनॉमिक यानी मॉनेटरी टर्म्स में हम बात करें इकोनॉमिकल, कल्चरल डेवलपमेंट सांस्कृतिक तौर पे हम बात करें किसी भी रीजन की, है ना, तो इनका बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। ठीक है, द राइज एंड फॉल ऑफ दीज किंगडम्स इन्फ्लुएंस द बैलेंस ऑफ पावर एंड द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी। अरे जब कोई राज्य गिरता है, जब किसी किंगडम का क्या आता है, डाउनफॉल आता है ना, कोई एम्पायर का क्या हो जाता है, जब डाउनफॉल आ जाता है तो दूसरा एम्पायर इमर्ज होता है। कभी ऐसा हुआ है कि गायब हो गए सब, एक आ रहा है पावरफुल हो रहा है, फिर जब वो गिर जा रहा है तो दूसरा पावरफुल हो जा रहा है, ऐसे करते करते राइज एंड फॉल चल रहा है। ठीक है, तो द राइज एंड फॉल ऑफ दीज किंगडम्स इन्फ्लुएंस द बैलेंस ऑफ पावर एंड इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, है ना, जिसके कारण जो पावर की बैलेंस है वो क्या हो रही, प्रभावित हो रही है, प्रभावित हुई थी, और जिसके कारण न्यू डायनेस्टीज उठ के आ रही थी। ठीक है, जब एक डायनेस्टी कमजोर होती तो दूसरी उठ के आती है, सही बात है ना। आप देखोगे इस राजा ने इसको जीत लिया, अब धीरे धीरे वो राजा को वो हारने लग गया, उसकी वो लेस पावरफुल हो गया तो दूसरा राजा आ गया, ऐसा होता था। ठीक है, Their legacies continue to have an impact on the historical narrative of the early republic. हाँ, लेकिन इनकी जो काम रहे हैं, जो जो इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जो इनकी इम्पैक्ट रहे हैं हमारे इतिहास में, तो उनके बारे में हम कह सकते हैं कि रहा है कंट्रीब्यूशन, है ना, इंपॉर्टेंट रोल रहा है, इम्पैक्ट रहा है, क्योंकि भले ही आए गए लेकिन उनकी छाप, उनका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। दैट्स इट, क्लियर। चलो, What resources were necessary to build the huge walls around the cities? अब हमने देखा था ना कि राजा लोग क्या करने लगे थे, बड़ी बड़ी दीवारें बनाने लग गए थे सिटी शहरों के आसपास, है ना, लेकिन रिसोर्सेज की क्या जरूरत पड़ती थी। ठीक है, आप वॉल बना रहे हो, अच्छी बात है, आप बड़ी बड़ी दीवारें बना रहे हो, दैट्स गुड, लेकिन क्या क्या रिसोर्सेज आपको लगेंगे ये दीवारें बनाने के लिए, क्या क्या चीजों का आपको उपयोग लगेगा, बताइए। आपको मतलब क्या ही बोले, राजा लोगों को लगता था वो बताना है, बताओ। मटेरियल लग सकता है ना, फंड भी लग सकता है, प्रॉपर लेबर्स लग सकते हैं, प्लानिंग हो सकती है, बाकी देखते हैं। मतलब अगर हम आज की बात करें तो हम तो यही माइंड में लाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। बिल्डिंग सच अ ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। अगर हमें बड़ी बड़ी दीवारें बनानी होती थी, उस टाइम की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए तो सबसे पहले चाहिए प्रॉपर प्लानिंग, कहाँ से कहाँ तक बनाना है, कैसा बनाना है, कितने टाइम में हो जानी चाहिए, कितने क्या चाहिए पड़ेगा, कितना मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल है, कितने लेबर, जो भी है, तो प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती, वो भी अच्छे लेवल पे। A number of resources had to be found for the building of these walls. अब number of resources की भी जरूरत पड़ेगी, है ना, नंबर ऑफ रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ेगी कि क्या क्या रिसोर्सेज होंगी, तो इन्हीं रिसोर्सेज के थ्रू हम जो है दीवारें बनाएंगे, वॉल्स बनाएंगे। फर्स्टली थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स हैड टू बी प्रिपेयर्ड। सबसे पहले जो है हजारों की तादाद में ईंटें लगेगी, पत्थरों की जरूरत पड़ेगी, खूब सारी ईंट और पत्थरों की जरूरत पड़ेगी। सेकेंडली द लेबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन वॉज रिक्वायर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज वॉल्स। अब चलो पैसा आ गया, अच्छी बात है, पैसे के साथ साथ काम करने के लिए लोग भी तो चाहिए, पैसे मतलब सॉरी रिसोर्सेज आ गई, रिसोर्सेज तो आ गई, ईंट वगैरह मटेरियल स्टोन सब आ गया। जैसे अगर है आपके घर में काम होता है तो आप लोग बोलोगे अरे यार ये आगे का जो है हमें एक रूम बनवाना है, तो रूम बनाने के सीमेंट वगैरह ईंट वगैरह चाहिए होगी, आ गया, लेकिन उस में बनाने का काम करेगा कौन, तो लेबर तो चाहिए पड़ेंगे ना, मजदूर तो चाहिए पड़ेंगे। मजदूर आप देखते ही औरत होते हैं, आदमी होते हैं, आज अब तो चाइल्ड लेबर नहीं होता, लेकिन पहले टाइम पे तो ऐसा कुछ था नहीं, तो बच्चे भी काम करते थे। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि कितने लोग रिक्वायर्ड है। तो अगर इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बनानी है तो क्या क्या जरूरत पड़ेगी, प्लानिंग की जरूरत पड़ती थी, है ना, रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती थी, जैसे खूब सारी ईंट पत्थर लाने की जरूरत पड़ती थी, है ना, और काम करने वाले लोगों की भी नीड पड़ती थी। क्लियर, आ रहा है अच्छे समझ में। चलो
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट वाज द टैक्स सिस्टम ऑफ द महाजनपदास? महाजनपदास का टैक्स सिस्टम कैसा था, है ना? महाजनपदास का टैक्स सिस्टम कैसा रहता था, कैसा वो क्या तरीका अपनाते थे वो टैक्स वगैरह के लिए? महाजनपद का टैक्स सिस्टम कैसा था, बताइए। चलो देखते हैं। As the rulers of the Mahajanpadas were building huge forts, maintaining big armies, they needed more resources. अब अभी हमने देखा ना कि महाजनपद यानी बड़े बड़े लेवल पे अच्छे बड़े बड़े फोर्ट्स बन रहे हैं, किले बन रहे हैं, पैलेस बना रहे हैं, है ना? अब ये सब करना है तो उसके लिए भी खूब रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज कहाँ से आएंगी? रिसोर्सेज टैक्स लेके आएंगी, टैक्स लेना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं सरकार ने ये बनवाया, सड़कें बनवा दी, ये काम करवा दिया, वो काम करवा दिया, तो सरकार ये सब करवा कैसे पा रही है? पैसा कहाँ से आ रहा है? टैक्स के फॉर्म में आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम टैक्स दे रहे हैं, तभी तो गवर्नमेंट इसके बदले इसके बिहाफ में हमारे लिए काम कर रही है। तो ऐसे ही अगर राजा किला बनवा रहा है या उसको सुरक्षा के लिए आर्मी मेंटेन करनी है, आर्मी की सैलरी देनी पड़ेगी ना, तभी तो अपनी जान जोखिम में डाल के राजा की रक्षा करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे जनता को और राजा को। तो ये सब के लिए फंड कहां से आएगा? एंड दे नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दीज, तो उसके लिए रिसोर्सेज के लिए क्या चाहिए पड़ेगा भाई? टैक्स चाहिए पड़ेगा। और साथ में कलेक्ट करने का काम कौन करेगा? ऑफिशियल्स जो लगा के रखेंगे उनको कि भाई आपका काम है टैक्स कलेक्ट करने का। So instead of depending on occasional gifts brought by people, as in the case of Raja of the Janpads, they started collecting regular taxes. अब पहले तो ऐसा था कि किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, जनता ने खुश होकर जनता कुछ तोहफे दे रही है राजा को, या कहीं से कुछ गिफ्ट आ गया, ट्रिब्यूट आ गया, तो अब उससे काम नहीं चल पा रहा था। अब प्रॉपर रेगुलर तरीके से क्या चाहिए था? टैक्सेस चाहिए था, है ना? क्योंकि इतनी बड़ी आपको किला मेंटेन करना है, आपको आर्मी मेंटेन करनी है प्रोटेक्शन के लिए, तो आपको बड़े लेवल पे ये फंड चाहिए, टैक्स चाहिए। अब ऐसा नहीं होगा कि कुछ कुछ कभी कभी मिल रहा है उससे काम चल जाएगा, तो टैक्सेस की जरूरत पड़ती थी। कौन से किस किस प्रकार के टैक्स इन्होंने लगाए थे? टैक्सेस ऑन क्रॉप्स, फसलों पर उन्होंने टैक्स लगा रखा था, ठीक है। टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन, क्राफ्ट पर्सन के लिए टैक्स लगा रखा था, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के थ्रू इनको अर्न हो पाता भैया, तभी तो लोग मेंटेन कर पाते आर्मी और फोर्ट्स को। हर्डर्स पेड टैक्सेस एज एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस, अगर जो पशु पालने का काम करता है, जो हर्डर है, तो वो टैक्स कैसे पे करता था? वो एनिमल के फॉर्म में टैक्स पे करता था, जानवर ध्यान दे देता था, है ना, या जो एनिमल प्रोड्यूस है वो दे देता था, दूध वगैरह, मीट जो भी निकल रहा है, वूल हो गया। टैक्सेस ऑन गुड्स थ्रू ट्रेड, अब गुड्स पर जो है टैक्स कैसे दे रहे हैं? थ्रू ट्रेड, ट्रेड के थ्रू, है ना, अगर जो गुड्स वगैरह ट्रेड कर रहा है तो वो ऐसे टैक्स देगा। हंटर्स एंड गैदरर्स हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा, अब हंटर एंड गैदरर्स का क्या काम रहता था? वो लोग क्या प्रोवाइड करते थे? फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोवाइड करते थे, किसको? राजा को। क्या देते थे? फॉरेस्ट से जो भी मिलता था प्रोड्यूस, फ्रूट्स वगैरह, मेडिसिनल हर्ब्स हो गए, ऐसी कुछ भी चीजें जो फॉरेस्ट की हैं, तो वो प्रोवाइड करने का काम कौन करते थे? हंटर्स और गैदरर्स, क्योंकि वो यही दे सकते हैं। तो बेसिकली जो जो दे सकता है वो लोग देते थे टैक्स के फॉर्म में। जो जानवर पाल रहा है वो जानवर दे देता था, है ना, जो जंगलों में रह रहा है वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस दे देता था। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? चलो, और टैक्स की जरूरत क्यों पड़ रही थी? क्योंकि खर्चा भी बहुत था, आर्मी मेंटेन करनी थी, फोर्ट मेंटेन करना था, ठीक है। चलो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ मगध, मगध के इंपॉर्टेंट रूलर्स पर आपको क्या करना है? शॉर्ट नोट लिखना है। किस पर लिखना है? मगध के इंपॉर्टेंट जो रूलर्स हैं उन पर शॉर्ट नोट लिखना है। मगध के खास इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन से मगध के इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन से बड़े ही महत्वपूर्ण शासक रहे हैं मगध के, बताइए। क्या होगा आंसर? कौन से रूलर्स का हमने नाम सुना था? चलो देखते हैं। बिंबिसार एंड अजातशत्रु वर टू वेरी पावरफुल रूलर्स ऑफ मगध। अगर हम बात करें तो मगध के बिंबिसार और अजातशत्रु बड़े ही पावरफुल रूलर्स थे, बहुत ही दमदार पावरफुल रूलर्स थे, शासक थे। दे यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्क्वायर अदर जनपद्स, दूसरे जनपद को जीतने के लिए, अपने अंडर मिलाने के लिए वो पूरी कोशिश करते थे, जो भी हो पाता था, बन पड़ता था, उन्होंने पूरी कोशिश की। महापद्मनंद वॉज अनदर इंपॉर्टेंट रूलर, इवन महापद्मनंद वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण रूलर था, है ना। नंद डायनेस्टी आई थी जिसपे जो था ना वो
नंद डायनेस्टी आई थी, तो नंद डायनेस्टी में जो राजा थे बड़े ही अय्याश टाइप के राजा थे, है ना, बस मदिरा पान करते थे और डांस वगैरह देखते थे, ऐसी उनकी जिंदगी चल रही थी, मतलब मजे लेते थे बढ़िया, है ना। फिर एक बार चाणक्य आए, तो चाणक्य ने उनको बताया कि भाई देखो अलेक्जेंडर आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट से एंटर हो रहा है, फिर धीरे धीरे हमारे देश को भी ऐसी जीत ना ले। तो जो नंद है उसने सीरियस नहीं लिया था और धक्के मार के निकाल दिया था चाणक्य को। फिर चाणक्य को बहुत गुस्सा आया था, है ना, उन्होंने कह सकते हैं कसम खाई थी कि जब तक तुम्हारी गद्दी पे, मगध की गद्दी पे एक रिस्पॉन्सिबल रूलर में ना बिठा दूं तब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा, इस तरीके से, है ना, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे भारत को, लेकिन नंद ने ध्यान नहीं दिया। और चाणक्य तो बहुत समझदार, बहुत शातिर बुद्धि वाले थे, है ना, अच्छा चाह रहे थे वो। तो फिर उनको पोटेंशियल रूलर कौन लगा? चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त की बहुत मदद की थी उन्होंने, याद करो, है ना। तो वही महापद्मनंद, वही वाला नंद डायनेस्टी वाला नंद जो विलन था बेसिकली, ठीक है। तो पर था ये भी पावरफुल, ऐसा नहीं है। He extended his control up to the northwest part of the subcontinent. अब इसने क्या कर रखा था? इसने अपना कंट्रोल धीरे धीरे और एक्सपांड कर लिया था, है ना। सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट हिस्से में इनका कंट्रोल और ज्यादा बढ़ गया था। नॉर्थ वेस्ट यानी ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट क्या हो जाता है? नॉर्थ वेस्ट वाला। ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये वाला हिस्सा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो धीरे धीरे वो क्या कर रहा था? अपना टेरिटरी यहाँ पे एक्सपांड कर रहा था। राजगृह in Bihar was the capital of Magध for several years. Later the capital was shifted to पाटलिपुत्र। अगर हम बात करें राजगृह जो बिहार में है, हमने फिल इन द ब्लैंक्स में किया भी था, वो किसकी कैपिटल है? वो मगध की राजधानी है। पहले वो थी, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी थी। कहाँ पे शिफ्ट कर दी थी? पाटलिपुत्र को राजधानी बना ली थी। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? तो हमें मगध के बारे में बताना था कि इंपॉर्टेंट रूलर कौन से, तो बिंबिसार और अजातशत्रु। बाद में और कौन से इंपॉर्टेंट रूलर रहे? महापद्मनंद, जिन्होंने टेरिटरी को और एक्सपांड करा नॉर्थ वेस्ट साइड में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो मगध की जो कैपिटल थी, पहले राजगृह थी बिहार, बाद में शिफ्ट कर दी पाटलिपुत्र, ठीक है। चलो, Why were taxes imposed by the rulers on the people of महाजनपदास? क्या रीजन था जो टैक्स को इम्पोज किया गया था रूलर्स ने लोगों पे, है ना, महाजनपद की जनता में टैक्स इंपोज करा हुआ था? क्या रीजन था? देखते हैं। Huge resources were required by the rulers of Mahajanpadas to build forts and maintain large armies. Rajas of the Mahajanpadas depend on the occasional gifts brought by the people. So instead of depending on these occasional gifts, the Raja of the Mahajanpadas imposed regular taxes on the people. Special officers were appointed to collect these taxes. देखो, अगर बड़े बड़े आपको किले बनाने हैं, आपको फोर्टिफिकेशन भी करना है, या आपको क्या करना है, आर्मी मेंटेन करना है, तो उसके लगेगा ढेर सारा बढ़िया सा फंड, है ना। फंड कहाँ से आएगा? उसके लिए डिपेंड होना पड़ता था, जो भी ओकेजनल गिफ्ट्स मिलते थे, लोग देते थे, उस पर डिपेंड करना पड़ता था इन्हें, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन दीज ओकेजनल गिफ्ट्स, द राजा ऑफ द महाजनपदास इम्पोज रेगुलर टैक्सेस ऑन द पीपल। अब गिफ्ट लेने के बजाय, क्योंकि कभी कभी गिफ्ट मिल रहा है, कभी ट्रिब्यूट आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो रेगुलरली कुछ नहीं हो रहा ना। हमें तो चाहिए रेगुलर बेसिस पे कुछ हमारा रेवेन्यू हो, तब जाके तो हम ये इतना महंगी चीजों को मेंटेन कर पाएंगे, बड़ी बड़ी आर्मी को मेंटेन कर पाएंगे, बड़े बड़े किले बना पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने रेगुलर फॉर्म में, भैया अब हमें चाहिए पड़ेगा, तो टैक्स को उन्होंने इंपोज कर दिया कि टैक्स देना पड़ेगा जनता को। टैक्स कलेक्ट करने का काम कौन करता था? तो स्पेशल ऑफिसर्स को इन्होंने अपॉइंट किया हुआ था टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। चलो, एक्सप्लेन द टर्म गण और संघ एंड इट्स फंक्शन। आपको टर्म गण और संघ को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है, और उनके फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है। गण और संघ क्या एक ही होते हैं? गणा और संघ, हाँ, तो हम स्लैश लगा के भी बोल सकते कि एक है, और बोल लो, ठीक है। तो इनका फंक्शन बताना है, करते क्या थे। चलो, इन अ गण और संघ देयर वॉज नॉट वन बट मैनी रूलर्स। अगर हम बात करें गण और संघ की, तो ऐसा नहीं था कि एक ही रूलर है, लेकिन बहुत सारे रूलर होते थे, बहुत सारे शासक होते थे। अगर हम सोचेंगे एक ही शासक था, तो नहीं, काफी सारे शासक रहते थे। समटाइम्स इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मैन रूल टुगेदर, ईच वन वॉज नोन एज अ राजा एंड दे फॉर्म द रिपब्लिक टुगेदर। कई बार तो ऐसा भी होता था कि इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मैन रूल टुगेदर, हजारों की तादाद में जो लोग हैं रूलर बने हुए एक साथ जो है रूल कर रहे हैं, तो ईच वन वॉज नोन एज राजा, और हर एक को राजा बोलते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहूंगी कि 50 लोग हैं, 50 लोग हैं, तो मैं राजा हूं। तो अगर ऐसा भी था, कई बार इनके यहां ऐसा होता था कि 50 लोग हैं तो पूरे 50 लोग को राजा बोला जाएगा, ऐसा भी होता था।
दीज राजास परफॉर्म रिचुअल टुगेदर। इन लोग ने देखो रिपब्लिक बना ली थी, है ना, गणतंत्र बना लिया था, और साथ में ये लोग रिचुअल्स वगैरह भी मिलके परफॉर्म करते थे। सोचते थे छोड़ो ना, तुम भी राजा हम भी राजा, क्या दिक्कत है, मिलके काम करेंगे, मिलके यज्ञ सैक्रिफाइस वगैरह करेंगे, ठीक है भाई। They also met in assemblies and made decisions through discussion and debates। अगर आप सोचो इतने हजारों के लोग हैं, हजारों की तादाद में लोग हैं और सब राजा ही हैं, है ना, और सब साथ में मिलके काम कर रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है, यूनिटी। These राजास परफॉर्म रिचुअल टुगेदर। ये राजास क्या करते थे, रिचुअल्स वगैरह एक साथ परफॉर्म करते थे। दे ऑल्सो मेट इन असेंबलीज, असेंबलीज में मिलते थे, और डिस्कशन वगैरह होता था, डिबेट्स होता था, जो भी मैटर को लेके अपने टेरिटरी की सुरक्षा के रिगार्डिंग बात हो, डेवलपमेंट के रिगार्डिंग की बात हो, जनता के रिगार्डिंग बात हो, जो भी चीज़ें हो, तो डिस्कशन करते थे, डिबेट करते थे। When they were attacked by the enemy, they gathered together and decided what to do। जब कभी भी ऐसा होता था, डिबेट डिस्कशन होता था कि भाई अगर ये दुश्मन है, इसका अटैक हो गया है ना, या लग रहा है अटैक होगा, तो कैसे हमें उससे बचना है, कैसे उसको टैकल करना है, तो ये सारी बातें मिलके ये लोग करते थे असेंबलीज में, है ना, गण संघ में। क्लियर हुआ। तो गण और संघ उनके फंक्शन क्या थे, तो अगर हम बात करें गण और संघ में, ऐसा नहीं था कि एक रूलर है, बल्कि बहुत सारे रूलर राजा हुआ करते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि लगभग 1000 मैन जो है रूल कर रहे हैं एक साथ, और सभी को राजा कहा जाता था। हम ऐसा नहीं बोलेंगे अरे आपका एक राजा कौन है, वो सभी राजा हैं, ठीक है। ये क्या करते थे, ये लोग रिचुअल्स वगैरह जो भी है साथ में मिलके परफॉर्म करते थे, असेंबलीज में मिलते थे, डिस्कशन होती थी, डिबेट होती थी मैटर्स को लेके, जैसे कोई राजा कोई अटैक कर रहा है, दूसरा एरिया टेरिटरी वाले कोई इन पे अटैक कर रहा है, तो उनसे कैसे बचना है, उनको टैकल कैसे करना है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती थी। क्लियर हुआ। चलो, How did the use of iron plowshare and the transplantation of paddy increase production during the age of महाजनपदास। महाजनपदास के टाइम में दो मेजर चेंजेस हम देख सकते हैं एग्रीकल्चर में। तो एक क्या हुआ था, आयरन प्लॉकशेयर आ गया था, क्योंकि वुड प्लॉकशेयर से इतने अच्छे से हो नहीं रहा था काम, जुताई नहीं हो रही थी, तो आयरन प्लॉकशेयर आ गया था। एंड दी ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पेडी इंक्रीज प्रोडक्शन। अब पेडी का भी ट्रांसप्लांटेशन इन्होंने शुरू कर दिया था, जिसके कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था, यानी ज्यादा से ज्यादा फसलें उग पा रही थी। तो ये तो अच्छी बात है, ठीक है। चलो वही बताना है। The use of an iron plowshare helped to turn over the heavy clay soil which was not possible with a wooden plowshare। पहले क्या करते थे, लकड़ी का हल यूज करते थे, तो उससे इतने इफेक्टिवली काम हो नहीं पाता था, तो ये लोग किसका यूज करने लगे थे, आयरन प्लॉकशेयर का, है ना। वो मैंने बना के तो बताया था, ऐसा दिखता है जो आयरन प्लॉकशेयर से जोतने के लिए, ठीक है, जिसके कारण जैसे मोटी मिट्टी, हैवी मिट्टी, उसको खोदने में आसानी रहे। दिस इंक्रीज द प्रोडक्शन, जिसके कारण प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। खोदना एज इन मतलब आपको ऐसे खोदना पड़ेगा तभी तो बीज रखोगे। अब जब हम बीज लगाते, कोई भी प्लांट लगाते, तो खोदते हैं ना मिट्टी को, डिग करते हैं, ऐसे खोदेंगे, फिर प्लांट लगाते, फिर मिट्टी को ऐसे करते हैं, तो उसी खोदने की बात कर रहे हैं। दिस इंक्रीज द प्रोडक्शन, इसके कारण प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, अच्छी बात है। तो पहला आयरन प्लॉकशेयर का रोल हमने देखा। सेकेंड, पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। दूसरा अगर हम देखें तो लोगों ने ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिया था पैडी को। दिस मेंट दैट सैपलिंग्स वर ग्रोन एंड प्लांटेड इन द फील्ड्स इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड्स ऑन द ग्राउंड। जिसका मतलब ये कि इन्होंने क्या शुरू कर दिया था, जो सैपलिंग्स है ना, उसको उगाया जाएगा, देन प्लांटेड इन द फील्ड इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग। उसके बाद फील्ड्स में प्लांट किया जाएगा, है ना, इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड्स ऑन द ग्राउंड, मतलब सीड्स को जैसे ग्राउंड में से फेंक दिया जाता है, उसके बदले क्या किया जाएगा, सैपलिंग्स उगेंगे। सैपलिंग्स उगने के बाद उनको प्लांट किया जाएगा फील्ड में, ना कि ऐसे ऐसे फेंका जाएगा, है ना, सीड को स्कैटर किया जाएगा। फ्रॉम विच प्लांट्स वुड जर्मिनेट, जिससे प्लांट क्या होगा, जर्मिनेट होंगे, धीरे धीरे आने लगेंगे। दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एज मोर प्लांट सर्वाइव्ड। दिस हाउएवर वाज बैक ब्रेकिंग वर्क। अगर हम देखें कि इसके कारण प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, है ना, प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन। उसके बाद क्या देखा गया, बहुत से प्लांट धीरे धीरे सर्वाइव भी करने लग गए, नहीं तो मुरझा जाते होंगे, खराब हो जाते होंगे, तो सर्वाइव करने लग गए। हाँ, ये जो प्रोसेस थी भाई, बैक ब्रेकिंग तो थी, कमर तोड़ होने वाली प्रोसेस तो थी, बट ठीक है, इससे फायदे बहुत हुए। तो किससे, आयरन प्लॉकशेयर से और ट्रांसप्लांट करने से, ठीक है। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है। तो भाई लाइक कर दो अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। फटाफट से क्या करना है आपको, लाइक एंड शेयर करना है, ठीक है। आगे बढ़े फिर, चल। Question 16. List two ways in which the rajas of the Mahajanpads were different from those mentioned in the Rigved. आपको दो एग्जाम्पल से, दो एग्जाम्पल देके आपको बताना है, वेज से बताना है कि कैसे जो महाजनपद के राजा थे वो ऋग्वेद के राजा से अलग थे।
है ना। महाजनपद के राजा ऋग्वेद के राजा से कैसे अलग थे वो हमें क्या करना है, बताना है। तो चलो देखते हैं। The difference between the rajas of Mahajanpad and Rigvedic rajas were new rajas now began maintaining armies. अगर हम बात करें ऋग्वेदिक राजास की, किसकी, ऋग्वेदिक राजास की, कैसे थे ऋग्वेदिक राजास? नो आर्मीज, है ना, नो पैलेसेस, नो फोर्ट्स, टैक्स कलेक्शन भी नहीं करते थे, है ना, कि आर्मीज भी नहीं रखते थे पहले के राजा, ऐसे थे ना वो लोग, उनके कोई किले विले थे ना, वो बनाते थे महल वगैरह, ना इवन टैक्स कलेक्ट करते थे, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें, और हाँ इवन आर्मीज तो लिख दिया ना, लेकिन जो नए राजाज आए उनने क्या शुरू कर दिया, आर्मीज को मेंटेन करना शुरू कर दिया था, है ना, आर्मी रखना शुरू कर दिया था कि भाई सोल्जर्स रखेंगे, आर्मी रखेंगे। सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज, अब जब आर्मी रखेंगे तो तनख्वाह भी देनी पड़ेगी, तो ये लोग रेगुलर सैलरीज इनको दी जाती थी। एंड मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर, और कौन मेंटेन कर रहा था, प्रॉपर किंग मेंटेन करते थे चीजें। सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स, और कुछ पेमेंट किनसे करी गई, पंच मार्क्ड कॉइन से भी की गई थी। बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, और बड़े बड़े किले भी बनाने लग गए थे। सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन द आर्मी बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। तो ये डिफरेंस जो बात के हम बोले महाजनपद में देखने को मिलता है कि आर्मी रखने लग गए, किला बनवाने लग गए, टैक्स लेने लग गए, है ना। लेकिन ऋग्वेदिक टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। जब आर्मी ही नहीं है ना किले बनवाने हैं तो क्या खर्चा है, खर्चा ही नहीं है, कुछ नीड ही नहीं है फंड की, तो किस बात के लिए हम जो है टैक्स कलेक्ट करें, ठीक है। अब यहाँ पे किले बन रहे हैं, आर्मी रख रहे हो तो खर्चा चाहिए पड़ेगा, तो खर्चे के लिए टैक्स लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जब नो नो ये है तो टैक्स भी नो, यहाँ पे यस आर्मी यस फोर्ट है तो यस टैक्स, ऑब्वियसली, ठीक है। क्लियर हुआ, इजी है ना। चलो क्वेश्चन 17, in what ways was the Vajji Sangh different from the other Mahajanpads? Try and list at least 3 differences. आपको बताना है कि किन तरीकों से वज्जी संघ, है ना, अदर महाजनपद से अलग है, क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। ट्राई एंड लिस्ट एट लीस्ट 3 डिफरेंसेस। एटलीस्ट आपको 3 डिफरेंस बताने हैं, ठीक है। तो सोचो जरा, सोचो सोचो, क्या बताएंगे आप 3 डिफरेंस, क्या बताना चाहेंगे, क्या आपके माइंड में है 3 डिफरेंस कि वज्जी संघ और बाकी महाजनपद में क्या डिफरेंस था। देखो वज्जी संघ में तो हम देख सकते हैं काफ़ी यूनिटी हमें समझ में आती है, ठीक है, रिस्पेक्ट हमें देखने को मिलती है ना, एक कलेक्टिव वर्क देखने को मिलता है। चलो समझते हैं। The difference between the Vajji Sangh and Mahajanpads were they held full and frequent public assemblies। देखो वज्जी संघ में होता था कि प्रॉपर फ्रीक्वेंटली लोग असेंबलीज लेते थे, है ना, प्रॉपर पब्लिक असेंबलीज, फ्रीक्वेंट असेंबलीज ये लोग करते थे। ऐसा नहीं है कि भाई छोड़ो क्या मिलना, हाँ एक ने फैसला ले लिया, नहीं, मिल रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है ना। जैसे कोई प्रॉब्लम आती है तो हम बोलते हैं कि अरे मिलना चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए, तभी जाके क्लैरिटी होती है, चीज़ें अच्छे से चलती हैं। अब हम मिल नहीं रहे हैं, अपनी अकड़ में हमें कोई डिसीजन कुछ करना ही नहीं, इतना मतलब ही नहीं है, तो कहाँ से फर्क पड़ेगा। दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर, भाई वो लोग मिलते थे, डिस्कस करते थे, डिबेट करते थे, है ना, कंक्लूजन पे आते थे और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते थे। दे फॉलोवर्ड एस्टैब्लिश रूल्स, और अच्छी बात इनकी ये भी थी अलग कि जो भी नियम ये लोग बनाते थे, रूल्स बनाते थे, उसको फॉलो भी करते थे प्रॉपर। दे रिस्पेक्टेड, सपोर्टेड एंड लिसन टू एल्डर्स, वो लोग अपने बड़ों की इज्जत करते थे, उनको सपोर्ट भी करते थे और अपने से बड़ों को सुनते भी थे, है ना, बात मानते भी थे। वज्जी वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड, और जो वज्जी संघ में जो हीरोइंस बोल रही, सॉरी, वुमेन्स थी, वो लोग कैसी थी, उनको उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती थी कि जबरदस्ती पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया, रिस्पेक्ट थी बेसिकली। तो जब सब कुछ इतना इतना अच्छा है तो क्या ही कहने। तो ये चीज़ महाजनपद से डिफरेंट है ना। क्या क्या डिफरेंट है कि पब्लिक असेंबलीज होती थी, है ना, मिलते थे, एक साथ एक्ट करते थे, रूल्स जो भी बनाते थे उसको फॉलो करते थे, अपने से बड़ों की, बड़े जो थे उनकी रिस्पेक्ट करते थे, सपोर्ट करते थे, उनको सुनते थे, ठीक है। इवन वज्जी वुमेन्स की कंडीशन भी अच्छी थी क्योंकि उनको जबरदस्ती फोर्सफुली कैप्चर नहीं किया जाता था। क्लियर। तो महाजनपद से वज्जी का ये डिफरेंस हम बता सकते हैं। चलो
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन 18? मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज who would be present at the sacrifice, which are the categories that are described in terms of their occupation। आपको उन लोगों की लिस्ट बनानी है या बतानी है जो लोग सेक्रीफाइस के टाइम प्रेजेंट रह सकते हैं, है ना। राजा जो है अश्वमेध यज्ञ कर लेता है कंप्लीट, तो उसके बाद क्या होता है, सेक्रीफाइस परफॉर्म की जाती है, रिचुअल होती है, यज्ञ वगैरह किया जाता है। तो क्या बताना है हमें, कौन लोग हैं जो इस यज्ञ में सेक्रीफाइस में प्रेजेंट होंगे, है ना, और क्या कैटेगरीज उनके ऑक्यूपेशन की होगी, मतलब जो लोग और मतलब इनवाइटेड होंगे, इंक्लूडेड होंगे, काम धंधा क्या करते थे वो भी हमें बताना है। चलो, तो क्या लगता है कौन कौन इनवाइटेड होगा? हमने क्या देखा था, जो सेंटर फिगर होता है वो राजा होता है। राजा तो होना बनता ही है। उसके बाद पूजा वगैरह कराने के लिए, रिचुअल्स कराने के लिए कौन रहना चाहिए? पंडित रहना चाहिए, ठीक है। इवन अदर राजाज वो भी रहते थे जो इनकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे कि भाई हमने, ये लोग क्या करते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ क्या हमने देखा था कि घोड़ा दौड़ाते थे, है ना, घोड़ा दौड़ा दिया सम्राट ने। अब क्या हो रहा है, जिस एरिया के राजा ने उस घोड़े को रोक लिया, दैट मीन्स वो राजा को चैलेंज दे रहा है ना। वो बात और है, बाद में हार जाए जीत जाए, लेकिन उसने घोड़ा रोका ही यही सोच के कि मैं अपनी टेरिटरी इतनी आसानी से नहीं दूंगा, घोड़े को यहां से पास नहीं करने दूंगा, घोड़े को पकड़ लूंगा, ठीक है। दैट मीन्स वो अपनी टेरिटरी नहीं देना चाह रहा, वो युद्ध करेगा फिर राजा से। अब कोई राजा ऐसा है कि भैया हमने तो हार मान ली, हमें हिम्मत नहीं है आपकी सेना से लड़ने के लिए, निकलने दो, घोड़े को पास करने दो, घूमना है, बैठना है, जो करना है, चारा चरना है, उसको घूमते हुए जाने दो। तो दैट मीन्स वो वाला राजा जो जाने दे रहा है घोड़े को, वो क्या कर रहा है, सरेंडर हो रहा है राजा के सामने। फिर राजा क्या करता था, सेक्रीफाइस परफॉर्म करता था। तो इसी की बात हो रही है। तो इसमें पंडित रहेंगे, ब्राह्मण्स रहेंगे, राजा तो रहेंगे, राजा की फैमिली मेंबर्स भी रहते थे, उनके बेटे, वाइफ्स वगैरह, साथ में शूद्र भी रहते थे, शूद्र बोली, वैश्य भी रहते थे। वैश्य, उन लोगों का काम था गिफ्ट लाने का। इवन जो अदर राजा हैं जिन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली, वो भी गिफ्ट वगैरह लेकर आते थे, है ना, क्योंकि भैया वो राजा के अधीन आ गए तो उन्हें राजा के जो भी दरबार लगेगा, जो भी होगा, उनको जाना पड़ना रहता था। क्लियर हुआ? तो आप ही को वही जो है प्रेजेंट सेक्रीफाइस जैसे होगा, तो उसमें आपको लिस्ट बनानी कि कौन कौन हो सकते हैं और क्या क्या उनके काम है। द पीपल हु वुड बी प्रेजेंट एट द सेक्रीफाइस आर, है ना, जो लोग हैं सेक्रीफाइस में प्रेजेंट रह सकते हैं, कौन से हो गए? द किंग, हिज वाइफ्स, सन्स एंड रिलेटिव्स। जैसे राजा है तो राजा तो खुद रहेगा, उसकी बीवियां, है ना, बहुत सारी शादी करते ही थे, बेटे हो गए, उनको रखना है, और रिलेटिव्स आते थे। द चैरिटर ऑफ किंग, इवन राजा का रथ चालक भी, सारथी भी था। प्रीस्ट, भाई वो तो रहेंगे, वो तो मेन स्ट्रीम है, क्या ही बोले, उनका तो मेन रोल है सेक्रीफाइस, मतलब यज्ञ करवाना है प्रॉपर तरीके से। द ऑर्डिनरी पीपल, द विश और वैश्यास, इवन ऑर्डिनरी जनता भी आती थी, विश और वैश्यास, जिन्हें गिफ्ट लाना के लिए, मतलब जो गिफ्ट वगैरह लेकर आती थी, और अदर राजास भी थे। तो ये लोग सेक्रीफाइस में प्रेजेंट थे। राजा खुद था, है ना, राजा की फैमिली मेंबर्स थे, राजा का रथ चालक था, है ना, प्रीस्ट भी रहते थे, साथ में आम जनता जिन्हें वैश्यास या विश कहते, और अदर राजास भी आते थे, जो कि मैं अभी आप लोगों को बता ही चुकी हूं पहले, बट यहाँ पे पॉइंट्स में गिवन है सामने, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर? चलो, द कैटेगरी ऑफ पीपल हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन आर। अब ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग जो कैटेगरी डिस्क्राइब की गई, डिवाइड की गई है, वो क्या है? द किंग हु प्रोटेक्टेड द पीपल एंड लुक्ड आफ्टर देयर वेलफेयर। राजा क्या रहेगा, राजा का काम क्या रहेगा? जो पीपल लोगों को प्रोटेक्ट करेगा और लुक आफ्टर करेगा। राजा का काम यही रहता है ना, राजा बोल रहे हैं, क्षत्रिय, ब्रेव, जिसका काम ही रहता है जनता की सेवा करना, जनता को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, वॉर करना, युद्ध लड़ना। द चैरिएटर, रथ चालक रहेगा। हु वॉज हिज कंपेनियन इन हिज एक्सप्लॉइट्स, भाई जो भी राजा युद्ध लड़ेगा, जो भी करेगा, हारेगा, जीतेगा, घायल होगा, तो उसके परस्पर साथ रहेगा कौन? रथ चालक, रथ चलाने वाला सारथी साथ में ही रहता है ना, चैरिएटर। द प्रीस्ट हु परफॉर्म द रिलीजियस सेरेमनी, और प्रीस्ट रहेगा जो रिलीजियस सेरेमनी करवाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, है ना। राजा प्रॉपर सेरेमनी करके, पूरी प्रॉपर रिचुअल्स करके तो प्रॉपर राजा बनेगा, वो तो कराएगा कौन? प्रीस्ट, ठीक है। क्लियर हुआ? चैरिएटर में कंफ्यूजन तो नहीं है, जो रथ चलाने वाला, जैसे आप देखो, अगर आपको याद हो, आपने देखी होगी महाभारत, स्पेशली अगर मैं बात करूं, तो वहां पे देखा नहीं, जैसे कृष्ण भगवान सारथी बने थे, तो अर्जुन को जहां जहां जाना रहता था वो बोलता था कि भाई मुझे माधव, मुझे यहाँ ले चलिए, या अगर दूसरे राजा की बात करें तो बोलते थे सारथी मुझे उस दिशा में ले चलो, सारथी मुझे उसके पास ले चलो, मुझे उससे युद्ध करना है। तो सारथी जो रथ चालक है, चैरिएटर, पूरे टाइम रहता था, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? ओके। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट वज्जी, वज्जी के बारे में आपको डिटेल में बताना है। किसके बारे में? वज्जी के बारे में आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन, जानकारी देनी है। वज्जी संघ था, है ना, जहाँ पे रिस्पेक्ट थी, जहाँ पे असेंबलीज होती थी, मिलते थे, है ना, ये सब हमने पढ़ा था। देखें आगे, आंसर देखें, चलो।
While Magad became a powerful kingdom, Vajji with its capital at Vaishali, Bihar was under a different form of government known as Gan और संघ। ठीक है, जैसे कि वज्जी संघ के बारे में, क्योंकि हमने शॉर्ट आंसर में करा, अब हमें लॉन्ग आंसर में आएगा तो हमें उसको भी उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा। मगध क्या था? पावरफुल किंगडम बन गया था। मगध क्या बन गया था? पावरफुल किंगडम बन गया था, अच्छी बात है। वज्जी विद इट्स कैपिटल एट वैशाली बिहार, वज्जी भी पावरफुल था, उसकी कैपिटल कहाँ है? वैशाली। जो वैशाली कहाँ है? बिहार, है ना, वैशाली, इसको अब बिहार बोल रहे हैं हम। वॉज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो डिफरेंट फॉर्म, मतलब उसकी जो गवर्नमेंट थी, जो सरकार ये लोग फॉलो करते थे ना, जैसा इनका एडमिनिस्ट्रेशन था, वो अलग ही किस्म का था, जिसको गण और संघ बोलते थे, है ना, जिसको गणा और संघ बोला जाता था। In a Gana or Sangh, there were not one but many rulers and each one was known as a raja. अगर हम बात करें गण की और संघ की, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ एक, लेकिन काफी सारे रूलर्स हुआ करते थे और each one of them was known as राजा। अभी हमने पढ़ा था ना कि काफी सारे, देखो आप बोल रहे होंगे कि मैम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो अगर लॉन्ग आंसर में आएगा आपको तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, शॉर्ट में तो 2-4 लाइन लिखोगे, वेरी शॉर्ट में तो 1-2 लाइन मुश्किल से। अब यहाँ लॉन्ग है तो आपको पूरा लिखना ही पड़ेगा इतना बड़ा, ठीक है, चीजें वही रहेंगी। हम, मैं तो हर पैटर्न में बताऊंगी ना आपको कि ये टॉपिक अलग अलग में कैसे आ सकता है। जैसे आपको नाउन की डेफिनेशन है तो नाउन की डेफिनेशन 1 मार्क्स में आ गई, नाउन की डेफिनेशन विद एग्जांपल आपको 2 मार्क्स में आ जाए, है ना, नाउन की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स और नाउन के टाइप्स तो आपको लॉन्ग में आ जाए, तो आप ऐसा सोचोगे कि यार नाउन रिपीट हो रहा है, तो कैसे कैसे क्वेश्चन किस एक ही टाइप के टॉपिक किस किस पैटर्न में कैसे आ सकते हैं, तो वो तो कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि गण संघ की फॉर्म टाइप की इनकी गवर्नमेंट रहती है, और गण और संघ में ऐसा नहीं कि सिर्फ एक, लेकिन काफी टाइप के रूलर्स रहते थे, है ना, ईच वन वाज नोन एज राजा, और हर एक को क्या कहा जाता था? राजा कहा जाता था। दीज राजास परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर, और ये राजास क्या करते थे? जो भी रिचुअल्स होते थे उनको साथ में परफॉर्म करते थे। दे ऑल्सो मेट इन असेंबलीज, ये लोग असेंबलीज में भी मिलते थे, एंड डिसाइडेड व्हाट हैड टू बी डन एंड हाउ, और डिसाइड करते थे कि क्या करने की जरूरत है और कैसे करने की जरूरत है। क्लियर? अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है किसी भी प्रकार की? क्लियर है? ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है? थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट, ये लोग क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत सारे लोग हैं तो सबको राजा क्यों बोल रहे हैं, चलता था इनको कि भाई सब राजा हैं, अपना अपना सब काम देख रहे हैं, ठीक है। असेंबलीज होती थी, मिलते थे, डिस्कशन होती थी, डिबेट होती थी कि जैसे कोई राजा अटैक करने वाला है, दुश्मन का जो है अटैक पड़ने वाला है, तो कैसे उसको भाई टैकल करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे वर अटैक्ड बाय एन एनिमी, दे मेट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट। जैसे अगर कोई एनिमी है, उसका अटैक का उनको लग रहा है, तो कैसे उसको डील करना है, कैसे उसको टैकल करना है ना, कैसे उससे बचना है, इसकी बातें करते थे, मिलते थे। However, women, दास एंड कामकार्स could not participate in these assemblies, लेकिन इन असेंबलीज में कौन नहीं आ सकते थे? तो इन असेंबलीज में वुमेन्स का और स्लेव्स, दास का और कामकार्स, ये लोग नहीं आ सकते थे, बाकी हर कोई इन असेंबलीज में जा सकता था, डिस्कशन हो सकता था। राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम्स ट्राई टू कॉन्क्वेयर द संघ, बहुत से राजास की हम बात करें पावरफुल किंगडम्स की, तो उन्होंने संघ को कॉन्क्वायर करने की बहुत कोशिश की, जीतने की कोशिश की है। नेवरदिलेस दीज लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टिल अबाउट 1500 ईयर्स अगो, लेकिन ये कब तक चलता रहा? कब तक रहा? लगभग 1500 सालों पहले तक। When the last of the Gana और संघ were conquered by the गुप्त रूलर्स, चलता रहा 1500 सालों पहले, जब तक कि लास्ट गण या संघ जिसको गुप्त रूलर ने जीत नहीं लिया, तो तब तक ये संघ गण का चक्कर, ये हम कह सकते पैटर्न या इनका इस टाइप चलता ही रहा। तो ये हमने बताया वज्जी संघ के बारे में कि यहाँ पे अगर हम देखें तो पॉजिटिव चीजें, अच्छी चीजें हमने नोटिस करी है, मिलजुल के हैं, डिसाइड कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें इंक्लूडेड कौन नहीं है? वुमेन, दास और कामकार्स। चलो, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट मगध, आपको क्या करना है? मगध के बारे में डिटेल में बताना है भैया। किसके बारे में डिटेल में बताएंगे आप? मगध के बारे में। तो क्या बताना चाहेंगे आप मगध के बारे में डिटेल में? बता ही सकते हैं, चलो देखते हैं। मगध बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स अगो, लगभग 200 सालों पहले हम बात करें, है ना, ईयर्स अगो, सॉरी, मतलब 200 सालों में ही मगध एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महाजनपद बन गया था, 200 सालों के अंदर अंदर। मैनी रिवर्स सच एज द गंगा एंड सोन फ्लोड थ्रू मगध,
अब बहुत सी ऐसी नदियां जो बड़ी ही अच्छी नदियां है ना, नदी का पानी लैंड फर्टाइल, खेती बाड़ी के लिए बढ़िया है ना, फॉरेस्ट के लिए बढ़िया, तो अच्छी अच्छी नदियां जैसे गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से बहती थी। दिस वॉज इंपॉर्टेंट फॉर, और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट था, ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर सप्लाईज के लिए और मेकिंग द लैंड फर्टाइल। अब आप सोचो नदियां बढ़िया हैं तो ट्रांसपोर्ट कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, है ना, पानी जो भी राज्य में पानी की जरूरत पड़ेगी तो वो आराम से अवेलेबल हो पाएगा। और मैंने बताया ना जमीन फर्टाइल रहेगी, नदियां, नदी के पास वाली जो जमीन रहती है बहुत ही उपजाऊ रहती है, क्योंकि जो रिवर्स होती है ना वो अपने साथ सैंड और जो है सॉइल की पार्टिकल्स लेकर आती है, तो डिपॉजिट होते हैं। अब ये जो पार्टिकल्स जिनको सेडिमेंट्स हम बोले बहुत ही अच्छे रहते हैं, फर्टाइल प्लेन बनाते हैं, फर्टाइल प्लेन बनाते हैं, उपजाऊ जमीन हो जाती है, तो खेती बाड़ी के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। ठीक है, तो फायदा क्या देखने को मिल रहा है कि मगध क्या बन गया था, 200 सालों के अंदर अंदर बड़ा ही पावरफुल एम्पायर बन गया था। कैसे बना था, एक रीजन हम बोले कि अच्छी अच्छी नदियां बह रही हैं, नदियां बह रही है ट्रांसपोर्ट के लिए बढ़िया है, पानी की अवेलेबिलिटी के लिए बढ़िया है, खेती बाड़ी के लिए बढ़िया है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड, और कुछ हिस्सा जो मगध का पार्ट है वो क्या था, फॉरेस्टेड था, जंगलों से घिरा हुआ था, तो और भी अच्छी बात है। एलिफेंट्स व्हिच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन फॉर द आर्मी। एलिफेंट्स है ना जो फॉरेस्ट में रहते थे, जंगलों में रहते थे, उनको कैप्चर किया जाता था और उनको ट्रेन किया जाता था आर्मी के लिए। अब आप सोचो लैंड वगैरह फर्टाइल है, नदियां मिल रही है, फॉरेस्ट में लकड़ी भी मिल रही है, साथ में फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी मिल रहा है, और जंगली जानवर जैसे एलिफेंट मिल रहे हैं। तो एलिफेंट तो वॉर में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको लेकर आना, ट्रेन करना और वॉर में यूज करना, जो कि हमारे एरिया में मिल रहे हैं। और क्या चाहिए, जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे ये तो मेरे एरिया में ही मिलता है, ये तो मेरे एरिया में मिल जाएगा, तो हम बोलते हैं वाह यार कितना अच्छा है, तुम्हारे एरिया में कितने पास मिल जाता है, तो कितने लकी हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं मगध बड़ा ही फ्लोरिश्ड और इंपॉर्टेंट जनपद था, महाजनपद था। फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड करते थे भाई, वुड प्रोवाइड करते थे हाउस बनाने के लिए, कार्ट्स बनाने के लिए, चैरियट्स बनाने के लिए। बिसाइड्स देयर वर आयरन ओर माइंस इन द रीजन, चलो ये तो है ही है, साथ में आयरन ओर माइंस भी है। चलो एक चीज, दो चीज, अब तीसरी चीज और, लोहे की खदानें, लोहे की खदानें हैं, यानी लोहे से बने हुए सामान, वेपन्स, टूल्स। ठीक है, तो बिसाइड्स देयर वर आयरन ओर माइंस इन द रीजन दैट कुड बी ट्रैप्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स, है ना, जो किस लिए काम आते थे, स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए। तो हमने क्या क्या चीजें देख ली, सबसे पहले तो रिवर्स, रिवर्स कौन सी देखने को मिल गई हमें, नदियां, गंगा, सोन। इसके कारण फायदा क्या हो रहा था, फर्टाइल लैंड मिल गया, है ना, उपजाऊ जमीन, साथ में और क्या फायदा था, ट्रांसपोर्ट का फायदा, वाटर सप्लाई, पानी की अवेलेबिलिटी बढ़िया हो रही थी। और क्या देखें अगर हम, और फर्स्ट चीज अगर यहां हो गई, सेकंड रिवर्स हो गई, ये मिल गई, फर्टाइल लैंड मिल गया, और क्या चीजें हो गई, जैसे मैंने क्या बताया था अभी, आयरन ओर, आयरन ओर माइन से बढ़िया आयरन में लोहे की खदानें हमें मिल रही हैं, तो इससे क्या हो रहा है, टूल्स एंड वेपन्स बनते थे। है ना, जो टूल्स और वेपन्स बनाने के काम आई। फिर और क्या अच्छा है, एलिफेंट्स मिल रहे हैं, फॉरेस्टेड एरिया है, फॉरेस्टेड एरिया है तो क्या फायदा मिल रहा है, एलिफेंट्स, वुड, तो ये फायदे हमें देखने को क्या है, मिलते हैं। क्लियर हुआ, मतलब ये इतनी सारी चीजें, इतनी अच्छी अच्छी चीजें मगध में थी। इसीलिए मगध, मैं बता रही हूँ ना बार बार यही, कि आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा एम्पायर, महाजनपद इतना ज्यादा फ्लोरिश था, मगध क्यों था, तो इसलिए मैंने ये क्या कर दिया, ब्रीफ में पॉइंट्स आपको बता दिए ताकि ईजिली समझ में आ जाए। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़े, चलो। मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स, मगध की अगर हम बात करें तो दो बड़े ही पावरफुल रूलर्स मगध में थे। कौन से हो गए, बिंबिसार और अजातशत्रु, है ना। कौन से पावरफुल रूलर हो गए, ये ध्यान देना, बिंबिसार
और अजातशत्रु। अगर पूछा जाए कि मगध के पावरफुल रूलर कौन थे, तो जो है बिंबिसार और अजातशत्रु। हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्क्वेयर अदर जनपद्स, जिन्होंने पूरी पूरी कोशिश की थी अदर जनपद्स को अपने अंडर लेने की, अपनी टेरिटरी बनाने के लिए। महापद्म नंद वॉज अनदर इंपॉर्टेंट रूलर। अगर हम बात करें महापद्म नंद की, तो ये भी बड़े ही इंपॉर्टेंट रूलर माने जाते थे, है ना, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट रूलर थे। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इन्होंने अपना कंट्रोल कहां से कहां तक एक्सटेंड कर दिया था, मतलब धीरे धीरे बढ़ा दिया था नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट, है ना। नॉर्थ वेस्ट मतलब ये, अगर हम बोलें नॉर्थ इस तरफ है, वेस्ट इस तरफ है, तो ये वाला पोर्शन है ना हमारी कंट्री का, ये वाला पार्ट। राजगृह, प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स। राजगृह की हम बात करें, जो क्या है प्रेजेंट डे राजगीर मतलब बोलते हैं और बिहार में है, वो क्या थी, वो कैपिटल थी मगध की, काफी सालों तक मगध की कैपिटल बनी रही। लेटर द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे पटना। बाद में जो कैपिटल है कहाँ शिफ्ट हो गई, कौन सी बन गई इनकी कैपिटल, पाटलिपुत्र बन गई, जिसको प्रेजेंट डे हम बोलते थे पटना, तो यहाँ शिफ्ट हो गई कैपिटल। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन दिक्कत हुई मगध के बारे में, ठीक है। चलो, वॉट वॉज द अश्वमेध, अश्वमेध क्या था, अश्वमेध क्या था बताइए, ये तो याद होगा अच्छे से। अश्वमेध क्या था, क्या बताना चाहेंगे अब अश्वमेध के बारे में। वॉट वॉज दी अश्वमेध, सेक्रीफाइस, यज्ञ टाइप का होता था, घोड़ा दौड़ाया जाता था। मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया था ना कि घोड़ा दौड़ाया जाता है, राजा क्या करता है अपनी पावर को स्टैब्लिश करने के लिए, बढ़ाने के लिए घोड़ा दौड़ाता है। तो जिन जिन राजाओं के एरिया से घोड़ा दौड़ के जाता है, तो जिस राजा ने उस घोड़े को रोक लिया, यानी वो क्या चाह रहा है, वो राजा को चैलेंज दे रहा है और अपनी टेरिटरी देना नहीं चाह रहा, राजा के सामने सरेंडर नहीं हो रहा, फिर उसको राजा से युद्ध करना पड़ेगा, वॉर करना पड़ेगा। अगर घोड़ा जा रहा है और किसी एरिया के राजा ने घोड़े को जाने दिया, दैट मीन्स वो राजा के सामने क्या हो रहा है, सरेंडर हो रहा है। फिर क्या होता था, राजा यज्ञ करता था और उस यज्ञ में राजा की फैमिली वगैरह आती थी, प्रीस्ट होते थे, है ना, और वैश्य कैटेगरी के लोग गिफ्ट्स भी लाते थे, और अदर राजास भी आते थे जो सरेंडर हो चुके थे, वो भी गिफ्ट्स लाते थे। यही सब देखा था, तो वही अश्वमेध का हमें एक्सप्लेन करना है। The Ashwamedh or horse sacrifice was a ritual in which a horse is let loose to wander and the Raja's men guarded it. अब यहाँ पे क्या होता था कि घोड़ा लिया, है ना, अश्वमेध यानी हॉर्स सेक्रीफाइस, घोड़े को दौड़ाया जाता था। अश्व यानी घोड़ा, संस्कृत में अश्व बोलते हैं ना घोड़े को। वॉज अ रिचुअल, एक तरीके की प्रथा थी, रिचुअल था, है ना, जिसमें राजा क्या करता है, घोड़े को जाने देता है कि जाइए, आपको जहां घूम कर आना है, तू आजाद है, जा घोड़े जा, जा सिमरन जा, ऐसी जा घोड़े जा, जा हॉर्स घूम कर आओ। और गार्ड रखे जाते थे, क्योंकि पहले ऐसा ट्रैकिंग तो था नहीं ना कि ट्रैक कर लिया, टेट 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 टेट, देखो देखो घोड़े की पोजीशन वहां दिखा रही है, टेट 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 उस एरिया में घोड़ा है, ऐसा तो था नहीं। तो गार्ड भी रहते, उन्हें भी पता चले घोड़ा इधर उधर दौड़ गया, पता ही नहीं, है ना, तो गार्ड भी पीछे पीछे रहते थे। इफ द हॉर्स वेंडर्ड इनटू द किंगडम्स ऑफ अदर राजास एंड दे स्टॉप्ड इट, अब अगर राजा जो हॉर्स घूमते 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 किसी दूसरे राजा के राज्य में आ गया, किंगडम में आ गया, और उस राजा ने उस घोड़े को क्या करा, रोक लिया, है ना, उस राजा ने क्या करा, उस घोड़े को रोक लिया, दे हैड टू फाइट, अब क्या करना पड़ेगा, उसको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसने इतना बड़ा चैलेंज लिया ना कि भाई उसने घोड़े को रोक लिया राजा के। यानी अगर किसी का कुछ चीज जा रही है, किसी की कार जा रही है, हम बोले कि नहीं ये यहाँ से आगे नहीं जाएगी, तो सामने वाला आएगा ना कि अरे क्यों क्यों नहीं जाएगी, तो बहस होगी, लड़ाई होगी। अब तो वैसी टाइप की लड़ाई होगी, पहले युद्ध होता था। इफ दे अलाउ द हॉर्स टू पास, अगर उन्हें हॉर्स को अलाउ कर दिया पास करने के लिए कि भाई तुम निकलो, तुम जा सकते हो, they accepted that the raja who wanted to carry out the sacrifice was stronger than them, वो ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई हाँ ठीक है यार, जाने दो घोड़े को, हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये वैसे भी राजा हमसे ज्यादा पावरफुल है, हम इसके सामने सरेंडर कर रहे हैं। क्लियर। These राजास वर देन इन्वाइटेड टू द सेक्रीफाइस, उसके बाद इन राजास को सेक्रीफाइस के लिए इन्वाइट किया जाता है। सेक्रीफाइस हुई थी, वो यज्ञ होता है प्रॉपर, है ना, क्योंकि सरेंडर हुए तो राजा के अंडर वो आ सकते हैं। which was performed by specially skilled priest who were rewarded with gifts। अब ये सेक्रीफाइस है, यज्ञ परफॉर्म कौन कर रहा है, कौन इसको कर रहा है काम, जो भी रिचुअल्स है, तो जो पढ़े लिखे जो प्रीस्ट हैं, जिनको अच्छा खासा नॉलेज है, वो लोग ये करते थे। द राजा हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वॉज रिकॉग्नाइज एज वेरी पावरफुल एंड ऑल दोज हु केम ब्रॉड गिफ्ट्स फॉर हिम। देखो पंडित लोग जो परफॉर्म कर रहे हैं, रिचुअल करा रहे हैं, तो उनको भाई इसके बदले गिफ्ट मिलता था, और जो राजा ये सेक्रीफाइस करा रहा है उसको क्या माना जाता था कि बड़ा ही पावरफुल है, स्ट्रांग है, तो लोग क्या करते थे, उसके लिए सब राजा के लिए गिफ्ट लेकर आते थे, क्योंकि राजा इस सेक्रीफाइस का सेंट्रल फिगर हुआ करता था, है ना। कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे हमने क्या देखा, अश्वमेध यज्ञ हॉर्स सेक्रीफाइस जिसे कहा जाता है, मैंने कई बार पढ़ाया भी था, बताया भी था, है ना, ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे नहीं क्योंकि आपको याद होगा। ठीक है, चलो
राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जनपद्स। आपको जनपद्स में शॉर्ट नोट लिखना है। किसके बारे में? जनपद्स के बारे में आपको बताना है। जनपद्स जब बड़े हुए तो क्या बन गए? महाजनपद। तो अभी तो हमें महाजनपद का छोटा रूप यानी जनपद ही बताना है, तो चलो उसके बारे में लिखते हैं। The rajas who performed big sacrifices were now recognized as being rajas of जनपद्स rather than janas। अब राजा पहले तो एक छोटे लेवल पे थे, फिर वो सेक्रीफाइस परफॉर्म करने लगे, दैट मीन्स वो पावरफुल हो गए, दैट मीन्स अब वो बड़े बड़े राजा बन गए, है ना। तो वो क्या बनाने लग गए? जनपद के राजा मानने लग गए कि अब वो क्या है? जनपद के राजा है रादर देन जनास। अब जन के बदले वो जनपद के राजा बन गए थे, क्योंकि लेवल बढ़ गया था, पावरफुल हो गए थे। The word जनपद literally means the land where the jana set its foot and settled down। जनपद का अगर हम देखें लिटरल मीनिंग क्या होता है? ऐसा लैंड जहां पे जन ने अपना फुट सेट करा, पांव रखा और सेटल हो गए। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन दीज जनपद्स। आर्कियोलॉजिस्ट को जनपद्स में बहुत सारे सेटलमेंट्स मिले, है ना। एक्सकेवेट करा, खुदाई करी, तो बहुत सारे सेटलमेंट्स उन्होंने देखे। जैसे पुराना किला कहाँ है? दिल्ली में है ना। हस्तिनापुर कहाँ है? मेरठ के पास है। अतरंजी खेरा कहाँ है? इटाह के पास है। द लास्ट टू आर इन उत्तर प्रदेश। बात के जो दो हैं वो कहाँ मिलेंगे? हमें उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स एंड कैप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स। उन्होंने देखा, मतलब एक्सकेवेशन में समझ में आया कि लोग क्या करते थे, लोग झोपड़ियों में रहते थे, है ना, कैटल वगैरह पालते थे और अदर एनिमल्स को पालते थे। दे ऑल्सो ग्रीव अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, और बहुत सी वेराइटी ऑफ क्रॉप्स भी उगाते थे, जैसे राइस हो गई, वीट हो गई, बार्ले, पल्सेस, शुगर कैन, सेसमे और मस्टर्ड, ये सब भी उगाते थे वो लोग। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं, हमें जनपद के बारे में बताना है। तो राजा जब सेक्रीफाइस परफॉर्म करने लग गए थे, इनका लेवल अपग्रेड हो गया था, पावरफुल बन गए थे, तो अब वो क्या कहलाने लग गए थे? जनपद के राजा कहलाने गए थे, है ना कि जन्स के। जनपद का लिटरल मीनिंग क्या होता है? कि लैंड, है ना, जिसमें जना ने अपना पैर रखा और वो सेटल हो गया, मतलब वो वैसी का ही है। ठीक है। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने जब एक्सक्वेट किया इन जगहों को, तो वहां पे उन्हें क्या क्या मिला? बहुत से सेटलमेंट्स मिले जो जनपद के टाइम के थे। पुराना किला जो दिल्ली में है, हस्तिनापुर मेरठ में, अतरंजी खेरा इटाह में है ना। उन्हें सेटलमेंट्स भी मिले, जैसे घर मिल रहे हैं, हट्स मिल रहे, झोपड़ी मिली, है ना। और ये भी माना गया कि वो अपने घरों में जो है जानवर पालते थे, है ना, एनिमल्स पालते थे, कैटल्स पालते थे। साथ में क्रॉप्स भी उगाते थे, जैसे कौन सी राइस हो गई, वीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर कैन, सेसमे एंड मस्टर्ड। क्लियर? चलो। दे मेड अर्दन पॉट्स, सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, अदर वर्स रेड, है ना। वो लोग अर्दन पॉट्स भी बनाते थे, मिट्टी के घड़े भी बनाते थे। कुछ कैसे कलर के थे? कुछ ग्रे कलर के थे और कुछ रेड कलर के थे। मतलब ये सारी चीजें मिली है जनपद से, तो उस जमाने में ऐसा बनाया जाता था, ये चीजें होती थी। One special type of pottery found at these sites is known as painted graveware। और बड़ी ही खास किस्म की पॉटरी यहाँ देखने को मिली, जिसको क्या बोला जाता था? पेंटेड ग्रेवेयर बोलते थे। क्या बोलते थे? पेंटेड ग्रेवेयर। As is obvious from the name, these grey pots had painted designs, usually simple lines and geometric patterns। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो पॉट्स थी कैसे ग्रे कलर की रहती थी, और पेंटेड डिजाइन, मतलब ग्रे पॉट्स रहते थे और उनमें डिजाइन पेंट की जाती थी, है ना। और कैसी थी? सिंपल लाइंस रहती थी, और वो भी कैसी? ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में। क्लियर हुआ? आया समझ में? चलो। वाई डिड एग्रीकल्चर फ्लोरिश इन द महाजनपद? एग्रीकल्चर महाजनपद में फ्लोरिश कैसे हुआ? कैसे हुआ भाई? दो हमने मेजर चेंजेस देखे थे, क्या देखे थे? बहुत ही बड़े मेजर चेंजेस देखे थे। चलो समझते हैं। There were two major changes occurred in the agriculture, क्योंकि एग्रीकल्चर में दो बहुत बड़े बदलाव हुए थे। One was an increase in the use of iron plowshare। एक क्या हुआ था अगर हम बोले आयरन प्लगशेयर के यूज में, है ना। आयरन प्लगशेयर को यूज किया गया था, मैंने बताया भी था, लोहे के जो है उसको हल को यूज किया जा रहा था। By using an iron plowshare, heavy clayey soil could be turned over better than with a wooden plowshare। क्योंकि अगर आयरन प्लॉगशेयर का यूज करके क्या हो रहा था, जो अच्छी हैवी मिट्टी थी उसको ज्यादा अच्छे से खुद पा रही थी वो, है ना, एज कंपेयर टू द वुडन प्लॉगशेयर। दिस लेड टू एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स, जिसके कारण क्या हुआ था? ग्रेन्स का प्रोडक्शन अच्छा हो पा रहा था। अब मिट्टी है, मिट्टी बड़े अच्छे से खुद पा रही है, बीज बिछाए जा रहे हैं, है ना, तो अच्छा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अब मानो लकड़ी के उससे इतने मिट्टी खुद ही, अब हम कुछ भी प्लांट्स या पौधा लगाते हैं, आपने देखा होगा बीज तो खोद के मिट्टी डालते हैं ना, तब उसको कवर करते हैं। तो आपको तो खेती करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा एरिया के लिए, अच्छे से करने के लिए, हैवी मिट्टी के लिए आपको आयरन प्लॉगशेयर की ज़रूरत पड़ रही थी। ठीक है, जिससे प्रोडक्शन बहुत अच्छा इंक्रीज हो रहा था। सेकेंड चेंज क्या हुआ? ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी। पैडी का ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट हो गया। मतलब इसमें क्या हुआ?
In this process, instead of scattering seeds on the ground, saplings were grown and then planted in the fields. यहाँ पे क्या हुआ कि ये लोग जैसे बीज जैसे स्कैटर कर दिया जाता था, फैला दिया जाता था, रख दिया जाता था, उसके बदले लोग क्या करने लग गए थे, सैपलिंग्स को ग्रो करते थे, उसके बाद फील्ड्स में प्लांट करते थे कि सैपलिंग्स जो निकलती थी बीज से फूटती सैपलिंग्स हो रही है थोड़ा सा, तो वो ग्रो हुई, उसके बाद प्लांट्स को लगा दिया कि भाई पहले क्या करते थे, बीज वगैरह ऐसे बिछा दिए, बीज लगा दिए, बीज नहीं, क्या कर दिया, सैपलिंग्स हुई और उसको ऐसे प्लांट थोड़ा सा बड़ा हुआ है ना, लिखा है ना प्लांट, उसको फिर थोड़ा सा ग्रो होने के बाद उसको प्लांट करके फील्ड में ऐसे लगा दिया जाता था, मतलब प्लांट कर दिया जाता था। दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एज मैनी मोर प्लांट सर्वाइव्ड, जिसके कारण प्रोडक्शन क्या हो गया, बहुत अच्छा खासा प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, एज मैनी मोर प्लांट सर्वाइव्स, और बहुत से जो प्लांट्स है वो सर्वाइव हो पाए। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज टू चेंजेस एग्रीकल्चर फ्लोरिश्ड इन द महाजनपद, जिनके कारण हम कह सकते हैं मेजर चेंजेस के कारण जो एग्रीकल्चर है फ्लोरिश हुआ महाजनपद में। क्लियर हुआ? तो कैसे कैसे फ्लोरिश हुआ, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है। हमने क्या बोला यहाँ पे, क्या बात करी कि दो मेजर चेंजेस है, एक अगर हम बात करें आयरन फ्लॉक शेयर, एक आयरन फ्लॉक शेयर है, दूसरा क्या बदलाव आया, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी, है ना। बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि याद रहे। यहाँ पे क्या देखा, आयरन का फ्लॉक शेयर यूज कर रहे हैं, यानी जूतने के लिए अच्छा है, क्लेई सॉइल बढ़िया, हैवी क्लेई सॉइल जुत जाएगी आराम से, बीज लग पाएंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी मतलब पहले बीज लगाने के बजाय क्या करा जा रहा था, जो सैपलिंग्स है जब वो ग्रो हो जाती थी उसके बाद फिर प्लांट करके लगाया जाता था खेतों में, तो जिसके कारण हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर क्या हुआ, बूस्ट हुआ था। क्लियर हुआ? प्रोडक्शन क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्या कर दो भाई, फटाफट से लाइक शेयर कर दो, फटाफट से क्या कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। फिर क्या करेंगे, गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर हमारी गाड़ी को क्या करेंगे, फटाफट से आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़े, चलो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन महाजनपद। महाजनपद के बारे में आपको इंफॉर्मेशन बतानी है। जनपद, फिर उसके बाद क्या आते हैं हमारे महाजनपद। ठीक है, महाजनपद नाम से ही जैसे हमने देखा था, जब जनपद थे छोटे लेवल पे थे, लेकिन अब राजा लोग क्या बन गए थे, पावरफुल बन गए थे। वो क्या चाह रहे थे, अपनी पावर को एक्सपैंड करना है ना, बड़े बड़े किले बना रहे थे, बड़ी बड़ी आर्मी रख रहे थे, तो क्या बन रहा था, महाजनपद। ठीक है, तो वही महाजनपद के बारे में हमें शॉर्ट नोट लिखना है। तो चलो देखते हैं महाजनपद के बारे में। About 2500 years ago, some janpads became more important than others and were known as महाजनपदास। लगभग 2500 सालों पहले की अगर हम बात करें, कुछ जो जनपद थे कैसे बन गए थे, इंपॉर्टेंट बन गए थे अदर जनपद से, है ना। जैसे हम बोलते ना, अरे यार ये तो छोटा सा राज्य है अब बड़ा राज्य बन गया, तो ऐसे पहले जनपद था अब महाजनपद बन गया। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि लगभग 2500 ईयर्स अगो कुछ जो जनपद क्या बन गए थे, मोर इंपॉर्टेंट बन गए थे देन अदर्स एंड वर नोन एज महाजनपद, और उनको क्या बोलने लग गए थे, महाजनपद बोलने लग गए थे। जैसे हम बोलते ना राजा, महाराजा, महाराजाधिराज, एक बड़ा नाम दे देते कि राजा है फिर सम्राट है, तो आपको समझ में आता है, यानी और बड़े लेवल पे। ठीक है, Most महाजनपद had a capital city, many of these were fortified। बहुत से जो महाजनपद थे उनकी कैपिटल सिटी जरूर होती थी। ठीक है, और जो ज्यादातर थे उनमें से फोर्टिफाइड थे। फोर्टिफाइड एज इन आस पास से किलों से घिरे, मतलब कवर्ड, वॉल से कवर्ड थे, है ना। This means that huge walls of wood, brick और stone were built around them। इसका मतलब जैसे कि अभी मैंने बताया कि बड़ी बड़ी दीवारों से उन्होंने अपनी टेरिटरी को कवर किया हुआ था। और दीवारें किन किन चीजों से बनी हुई थी, दीवारें लकड़ी की भी हो सकती थी, ईंटों की भी हो सकती थी, और पत्थरों की दीवारें भी हो सकती थी, आसपास बनी रहती। Forts were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि फोर्ट्स की बात की जा रही है कि क्यों, मतलब ये बनाया जा रहा है, क्या किले क्यों बनाए जा रहे हैं, तो हर कोई चाहता है ना कि मेरा एरिया या मेरी जनता या मैं प्रोटेक्टेड रहूं, है ना, सुरक्षित रहूं।
About 2500 years ago, some Janpads became more important than others and were known as Mahajanpad. Most Mahajanpad had a capital city. ये तो वही है, बहुत सी जो महाजनपद उनकी कैपिटल सिटी थी, ब्रिक वुड से बने रहते थे. ठीक है, कोई बात नहीं, इसको आगे चलते हैं. Forts were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed. The new Rajas now began maintaining armies. Soldiers were paid regular salaries and maintained by the king throughout the year. Some payments were probably made using punch-marked coins. है ना, अगर हम बात करें महाजनपद बन गए, यानी जनपद एक बड़े लेवल से क्या बन गया, महाजनपद बन गया. छोटे लेवल से वो पहुंच गया बड़े लेवल पे. अब ठीक है, वो छोटे लेवल से बड़े लेवल पे पहुंच गया, लेकिन एक चीज हमने क्या देखी कि अब वो बड़ा बन रहा है तो उसको चीजें भी ज्यादा चाहिए, उसको ज्यादा आर्मी चाहिए पड़ेगी, ज्यादा भाई पैसा चाहिए पड़ेगा, मतलब कि किस इन्वेस्ट करने के लिए, है ना, ताकि भाई लोगों से प्रोटेक्ट हो सके. लोगों की नजर तो वैसी पड़ी रहती है. सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज. अब अगर आप आर्मी मेंटेन कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आपका एरिया बड़ा हो गया, आपको डर है कोई अटैक ना करे. ठीक है, यूजुअली ऐसे होता था, एक राजा की वही कामयाबी देख के दूसरा राजा अटैक करता था उसके एरिया पे, ताकि हथियार ले उसकी वेल्थ को, उसकी टेरिटरी को. ठीक है, अब अगर आर्मी रखनी तो आर्मी को क्या देनी पड़ती थी, सैलरी देनी पड़ती थी, सैलरी देनी पड़ती थी. एंड मेंटेन बाय किंग थ्रू आउट द ईयर. और इनको मेंटेन कौन करता था, राजा मेंटेन करता था पूरे साल. Some payments were probably made using punch marked coins. और कुछ पेमेंट कैसी होती थी, पंच मार्क्ड कॉइन के थ्रू, है ना. कैसे टाइप के कॉइन्स, जो पंच मार्क्ड रहते, थोड़े से ऐसे हुए, दबे से हुए, तो उस टाइप के कॉइन रहते, पंच मार्क्ड कॉइन्स. क्लियर हुआ, तो ऐसे इस तरीके से सैलरी प्रोवाइड होती थी. क्लियर. तो जनपद जो इंपॉर्टेंट बने, महाजनपद, बड़ी बड़ी आर्मीज रखने लग गए. ठीक है, आर्मी भी रेगुलर होने लग गई और रेगुलर सैलरी उन्हें दी जाती थी. ठीक है, चलो केस बेस्ड क्वेश्चन है अब आपके पास. The Rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being Rajas of Janpads rather than Janas. The word Janpad literally means the land where the Jana set its foot and settled down. Archaeologists have excavated a number of settlements in these Janpadas, such as Purana Killa in Delhi, Hastinapur near Meerut and Natranji Khera near Etah. The last two are in Uttar Pradesh. क्या बात बताई जा रही है हमें, जो राजास थे परफॉर्म करते थे बड़ी बड़ी सेक्रीफाइसेस, है ना. सेक्रीफाइसेस मतलब क्या बोला जा रहा है, वो यज्ञ वगैरह कराते थे खुद को पावरफुल बनाने के लिए, है ना. तो जो राजा जी सेक्रीफाइस परफॉर्म करते थे उनको क्या बोलने लग गए, राजास बोलने लग गए जनपद के, है ना, रादर देन जना. अब जना के राजा नहीं है, वो जनपद के राजा हो गए, क्योंकि लेवल एक उनका बढ़ गया. The word जनपद literally means the land where the jana set its foot. अगर हम बात करें जनपद की तो इसका लिटरल मीनिंग होता है ऐसी धरती, ऐसी जगह जहां पे जना ने अपना पैर रखा और सेटल डाउन हुआ. Archaeologists have excavated a number of settlements in these जनपद्स. आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या करा, बहुत से सेटलमेंट यहाँ पे खुदाई पे उन्हें मिले थे, है ना. खुदाई करा, पता करा भाई कौन सा सेटलमेंट है क्या है, तो बहुत सारे सेटलमेंट जनपद के यहाँ पे मिले थे. सच एज पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मीरठ एंड अतरंजी खेरा नियर इटा. द लास्ट टू आर इन उत्तर प्रदेश. जैसे क्या क्या मिला, पुराना किला दिल्ली में मिला, हस्तिनापुर मिला नियर मेरठ, अतरंजी खेरा इटा के पास, और जो लास्ट टू है ये उत्तर प्रदेश में. They found that people lived in huts and kept cattle as well as other animals. है ना, उन्हें यहाँ पे क्या मिला कि लोग यहाँ रहते थे कैसे, झोपड़ियों में रहते थे, है ना, और जानवर वगैरह पालते थे, कैटल पालते थे, कैटल गाय बकरी वगैरह, है ना, और अदर एनिमल्स को भी पाला करते थे. They also grew a variety of crops, rice, wheat, barley, pulses, sugar. और बहुत ही वैरायटी की क्रॉप्स भी ये लोग उगाते थे. जैसे कौन सी क्रॉप उगा ली, राइस उगा ली, व्हीट उगा ली, बार्ले उगा ली, पल्सेस उगा ली, शुगर उगा ली. They made earthen pots. क्या बनाते थे, मिट्टी के घड़े भी ये बनाते थे. ठीक है. Some of these were grey in color and others were red. कुछ इनमें कैसे कलर के थे, ग्रे कलर के थे, और अदर कैसे कलर के थे, रेड कलर के थे. ठीक है, तो ये सारी चीजें जब एक्सकेवेट की गई जनपद को तो मिली. क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है. चलो, One special type of pottery found in these sites known as painted graveware. एक बड़ी ही खास किस्म की यहाँ पे क्या मिली थी, पोट्री मिली थी, जिसको क्या बोला जाता है, painted graveware. ठीक है. As is obvious from the name, these grey pots had painted designs, usually simple lines and geometric patterns, cane, sesame and mustard. अब यहाँ पे क्या मिला कि भाई नाम से ही जैसे कि समझ में आ रहा है कि कैसे हैं ये पॉट्स हैं, पेंटेड डिजाइंस इनमें बनी हुई है. डिजाइंस कैसी, जो पेंट की गई है, और यूजुअली सिंपल लाइंस और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स पे बनी गई है. और इनके अंदर क्या मिला, जैसे सीसम वगैरह कैन में मस्टर्ड वगैरह रखा होगा.
क्लियर। तो ये सारी चीजें एक्सकेवेशंस में मिली है जनपद के। नाउ ये हमने रीड करा, इसको ज्यादा हम डीपली नहीं समझेंगे क्योंकि ये तो हमारा पैसेज है। इसको समझ के उसके बाद हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनपद, जनपद का मीनिंग क्या होता है। तो यहां देख लो, आपने देखा हो यहां पे अगर मिल जाए, क्या समझ रहे हैं आप जनपद की मीनिंग से। हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग ही ऐसी थी कि द राजास हु परफॉर्म दीज बिग sacrifices were now recognized as being rajas of janpads rather than jana. The word janpad literally means the land where the jana set its foot and settled down. ठीक है, तो क्या होगा आंसर, द वर्ड जनपद लिटरली मीन्स, क्योंकि हमें जनपद का मीनिंग बताना है, हमें ये नहीं बताना कि कैसे बने, हमें मतलब बताना है। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है लिटरली मीन्स द लैंड, ऐसी जगह द जना सेट्स इट फुट एंड सेटल डाउन, जहां पे जना ने अपना पैर रखा और वहां पे सेटल हुए। चलो, नेम द सेटलमेंट्स एक्सकेवेटेड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट को कौन से सेटलमेंट खुदाई से मिले थे, पढ़े थे ना हमने बहुत सारे सेटलमेंट। देख लो यहाँ पे कहीं दिख रहे हैं आपको सेटलमेंट्स, जल्दी जल्दी से देखो, कहीं पे दिख रहे हैं आपको सेटलमेंट, कहीं पे क्या, बिल्कुल दिख ही रहे होंगे, दिख रहे हैं ना। देखो, नंबर ऑफ सेटलमेंट्स एक्सकेवेटेड, जैसे पुराना किला दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ, अतरंजी खेड़ा नियर एटा, द लास्ट 2 आर इन उत्तर प्रदेश, है ना, यही सेटलमेंट मिले थे। चलो, आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट इन दीज जनपद, वही जो मैंने अभी बताया, पुराना किला, हस्तिनापुर, है ना, अतरंजी खेड़ा नियर एटा। क्लियर। राइट इन ब्रीफ अबाउट पेंटेड ग्रेवेयर। पेंटेड ग्रेवेयर के बारे में ब्रीफ में आपको लिखना है। हमने पढ़ा ही था पेंटेड ग्रेवेयर के बारे में कि खास टाइप की पॉटरी यहाँ पे फाउंड हुई थी, मिली थी हमें, यही सब उसकी इंफॉर्मेशन है कि कैसा पैटर्न था, ज्योमेट्रिक इस टाइप की सिंपल डिजाइन थी लेकिन ज्योमेट्रिकल थोड़ा सा पैटर्न था, ग्रे पॉट से, है ना। चलो, painted graveware was the special type of pottery, as is obvious from the name. These grey pots had painted designs, usually simple lines and geometric patterns. Clear? यही हमारे पैसेज में, इसी को हम आंसर करेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है, सामने है ही पैसेज में, उसी से निकाल के आपको क्वेश्चन दिया जाता है और आपको वहीं से आंसर बनाना होता है। एक दो चीजें आपको लाइन अपने अकॉर्डिंग चेंज करनी भी होती है, ऐसा नहीं कि वहां पे लिखा है दीज आर दैट तो आप भी दीज आर दैट लिख दो। क्यों, कौन सा दीज, किस दीज की बात हो रही है, यहाँ पे आप लिखोगे। ठीक है, चलो। There were 4 social categories, namely Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. Brahmins were expected to study and teach the Vedas, perform sacrifices and receive gifts. Kshatriyas were expected to fight battles and protect people. Vaishyas were expected to be farmers, herders and traders. The Shudras were expected to serve the other 3 groups. अच्छा, ये पैसेज दे दिया, क्या बताया हमें कि 4 टाइप की सोशल कैटेगरी थी, वही वर्ण सिस्टम, जिसमें पहला क्या था, ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, आफ्टर दैट वैश्यास, फिर लास्ट में शूद्रास। ब्राह्मण्स का काम क्या रहता था, ब्राह्मण्स का काम पढ़ने और पढ़ाने का रहता था वेदास को, है ना, और सैक्रिफाइसेस, रिचुअल्स परफॉर्म करने का काम करते थे, पूजा वगैरह कुछ भी हवन वगैरह कराने का काम करते थे और इसके बदले उन्हें गिफ्ट्स मिलते थे। क्षत्रियस वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल। क्षत्रियस का काम क्या रहता था भाई, बैटल वगैरह लड़नी है, वॉर लड़ना है और क्या करना है, लोगों को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है। वैश्यास वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स। वैश्यास को क्या बोला जाता है, वैश्यास रहेंगे भाई, फार्मर्स रहेंगे, हर्डर्स और ट्रेडर्स रहेंगे, मतलब ये इस कैटेगरी में आएंगे। लास्ट, द शूद्रास वर एक्सपेक्टेड टू सर्व द अदर 3 ग्रुप्स। शूद्रास का क्या काम रहेगा कि जो अदर 3 ग्रुप्स है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको क्या करेंगे, सर्व करेंगे, इनकी सेवा करेंगे बेसिकली। क्लियर हुआ। शूद्रा मतलब वो बेचारे वही जो लोअर कास्ट के, जिनको माना जाता था, जिन पर अत्याचार हुआ जाता था। क्लियर। चलो, व्हाट वर द 4 कैटेगरीज वर्ण सिस्टम, है ना, क्या 4 कैटेगरीज थी ऑफ वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम की कौन सी 4 कैटेगरीज थी, कौन सी अभी हमने देखी, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, यही वाली कैटेगरी देखी थी ना हमने। द 4 कैटेगरीज वर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास। ठीक है, चलो। हु वर द वैश्यास, वैश्यास कौन थे वैश्यास, यहाँ पे वैश्यास का रोल बताया था ना, अभी हमने देखा था। वैश्यास वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स। जो फार्मर्स रहते, हर्डर्स रहते, ट्रेडर्स रहते, वो वैश्या कैटेगरी में आते थे। ठीक है। Who were expected to serve the other 3 groups?
किसको किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की कि उसका रोल ये था कि बाकी 3 ग्रुप्स के अंडर क्या करना है, उसको सर्व करना, उनकी सेवा करनी है, बेसिकली दास रहना है। ठीक है, तो कौन से 3 ग्रुप और किसकी बात हो रही, तो ऑब्वियसली हमने अब भी पढ़ा था शूद्र की बात हो रही है कि शूद्र सबसे लोअर कैटेगरी में माना जाता था, सबसे लो माना जाता था, है ना, वर्ण सिस्टम में, हायरार्की में। तो उसका काम क्या था, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि भाई आपको बाकी जो ऊपर के 3 ग्रुप हैं, है ना, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य, इनके लिए काम करना है, दास रहना है, सर्व करना है। क्लियर आया समझ में, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई इसी के साथ हमारे इस चैप्टर की भी वर्कशीट एंड होती है। आई होप सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, कुछ भी डाउट होता है, प्रॉब्लम होती तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। ठीक है, अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि क्या क्या यूट्यूब है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।